हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड प्रिपरेशन मटेरियल एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन की किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के प्रिपरेशन का कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट देखने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और आपके सिलेक्शंस हों, आप लोग अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, बट साथ ही साथ अच्छे पदों पर पहुंचकर अपना करियर बनाने के साथ साथ आप अपने देश की तरक्की और उन्नति के प्रति भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं और समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाएं। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को साथ में रखकर, इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी नोट पर हम लोग भी अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसका जो पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में हम लोगों ने चार्टर एक्ट्स ऑफ जो थे वहां तक अपनी बातचीत कर खत्म करी थी और चार्टर एक्ट के साथ ही कंपनी रूल जो था, जो हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स का जो पूरा आपका राज है दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कंपनी रूल एंड उसके बाद में क्राउन रूल। तो कंपनी रूल के वक्त में जो वो सारी घटनाएं हुई थी जिसका हमारे संविधान के बनाने पर असर पड़ा या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के पाथ में इंपॉर्टेंट घटनाएं थी कंपनी रूल के टाइम पीरियड की, वो सारी हम लोगों ने देखकर खत्म करी थी। आज उसी के आगे हम लोग अपने डिस्कशन को लेकर चलेंगे और आज हम लोग क्राउन रूल की बात करेंगे। क्राउन रूल में वो क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए जिसका हमारे पूरे के पूरे संविधान के बनाने की प्रक्रिया पे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर असर पड़ा है, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहां पर हमको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये टॉपिक कंक्लूजन की तरफ जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों के पूरे शासन ने हिंदुस्तान के संविधान को बनाने की प्रक्रिया के ऊपर असर डाला है और आज भी जो कई सारी चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे देश में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था बनी हुई है, किस हद तक जो है वो आपका ब्रिटिश अंपायर जो था या ब्रिटिश रूल जब हमारे ऊपर नाफिज किया गया था, जब हम पर लागू किया गया था, जब हम लोग उसके अधीन थे, उससे कितनी सारी चीजें जो है हम लोगों ने अडॉप्ट करी हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ एज इट इज, और कितना ज्यादा जो है हम लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं संविधान बनाने की भी प्रक्रिया में और शासन प्रशासन चलाने की भी प्रक्रिया में, ये आपको समझ में आएगा। और उसी के साथ साथ ये जो आपकी हिस्टोरिकल लीगेसी है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आपका एक जो आपके राज व्यवस्था पे, आपकी पॉलिटी के ऊपर, आपकी हिंदुस्तानी पॉलिटी के ऊपर किस हद तक जो है ये आपका अंग्रेज रूल ने असर डाला था, किस तरीके से जो है राज व्यवस्था को इन्फ्लुएंस किया था, इसको आप इन सम टोटल आप कह सकते हैं इन टोटलिटी जो है आप इसको समझ पाएंगे और उसके बाद फिर आपके आने वाले जो टॉपिक्स वगैरह रहेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा बेटर तरीके से डेवलप हो पाएगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसका नाम क्या है, द क्राउन रूल, और जो किसका सब टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हमारी प्रोसेस के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। चले शुरू करते हैं। तो क्राउन रूल जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो है आपका 1858 से लेकर 1947। अंग्रेजों का रूल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आपका कंपनी रूल था और दूसरा आपका क्राउन रूल है। कंपनी रूल जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया 1857 तक, आपका खत्म हो गया 1857-58 तक। 1858 से अंग्रेज हुकूमत ने डायरेक्टली हमारे ऊपर रूल किया है, 1947 तक हम लोग अंग्रेज राजा के अधीन थे या फिर अंग्रेज राजा या फिर जो ब्रिटिश क्राउन था वो हमारे ऊपर डायरेक्टली रूल करता था। अब ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वो पहली घटना या फिर वो पहला इवेंट या फिर वो पहला एक्ट जो ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का है, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके आगे दो और आएंगे, एक आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और एक आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और यहां से भर भर कर सवाल जो है पूछे जाते हैं 1858 वाले से, 1919 वाले से और 1935 वाले से। तो ये अपने को एकदम टिप ऑफ द टंग पर याद रखने हैं और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 19 वाले अपन 1858 वाले का जो कोई प्रावधान है 19 वाले में काउंट करने लगे, अपने को ध्यान आने लगे, 19 वाले का 35 में याद आने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ने इंपॉर्टेंट है, उनमें से पहला वाला ही है। चलें, तो पहला जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, जो एक जो आपका सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं क्राउन रूल के वक्त में, उसमें पहला इवेंट माना जाता है। इसमें क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये
कि आपका 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया और इसके तहत आपका जो क्राउन रूल स्थापित हुआ है, अंग्रेज हुकूमत ने डायरेक्टली हिंदुस्तान के ऊपर शासन करने की जिम्मेदारी ली, तो कंपनी का रूल हटाया क्यों गया? पहला सवाल तो यही उठेगा कि कंपनी ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था या कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि अब आप घर जाओ, अब हम लोग डायरेक्टली रूल करेंगे। उसकी वजह यह थी कि 1857 में एक जबरदस्त रिवोल्ट हुई थी जिसको हम लोग आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर याद रखते हैं और अंग्रेज अपने इतिहास में उसको पढ़ाते हैं सिपाही म्यूटिनी के तौर पर। यानी कि हम लोग ये बोलते हैं कि कुछ लोग आपके सिपाही खड़े हुए और उसके साथ में फिर पूरा का पूरा समाज आके खड़ा हो गया और नॉर्थ के इलाकों से कम हम लोगों ने अंग्रेजों को कुछ वक्त के लिए सही मगर खदेड़ दिया। वो हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी, हम उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 के तौर पर याद रखते हैं। अंग्रेज क्योंकि उसी चीज को ऐसे देखते हैं कि हमारे सिपाही थे, हमारी मुलाजमत में काम करते थे, हमारे खिलाफ खड़े हो गए और हमें खदेड़ दिया, इसलिए हम लोग इसको सिपाही म्यूटिनी के तौर पर याद रखेंगे। तो उनका तो 1857 में जो हमने आपका जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा है, जिसको अंग्रेज सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, उसके चलते नॉर्थ के इलाकों से लिटरली आपका जो अंग्रेज हुकूमत थी, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका ये सारा जो इलाका था, यहां से ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। उसके बाद में अंग्रेजों को फिर से जो है काउंटर अटैक और काउंटर रिटेलिएशन कर आके लिटरली पूरा नॉर्थ का इलाका फिर से जीतना पड़ा था और उसमें 1-1.25 साल का वक्त लग गया था। उसके बाद में आपका अंग्रेज हुकूमत ने बोला कि अब हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल पा रही, अब हम लोग हिंदुस्तान के ऊपर डायरेक्टली रूल करेंगे। उसके बाद में इन्होंने एक एक्ट पास किया था या एक कानून पास किया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कई बार इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल ही पूछा गया अपने आप में कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो 1858 में आपका एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पास होता है और सबसे पहला काम क्या करता है, ये बोलता है कि खत्म टाटा बाय बाय ईस्ट इंडिया कंपनी से। आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित आ गया, आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका शासन है वो समाप्त होता है, एबॉलिश होता है और अब जो है हिंदुस्तान को रूल करने का पावर या हिंदुस्तान को रूल करने का अधिकार जो है आपका अंग्रेज हुकूमत या गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने ऊपर लेती है। अब इसकी सारी टेरिटरीज पे अंग्रेज गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करेगी, जो भी रेवेन्यू वगैरह है वो सबका सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ना जाके ब्रिटिश क्राउन को जाएगा और यहां से फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर समाप्त होता है। आगे ये लोग ये बोलते हैं, वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसमें फिर लिखा जाता है कि अब से हिंदुस्तान को हर मैजेस्टी यानी कि आपके जो राजा हैं उनके नाम पर गवर्न किया जाएगा डायरेक्टली। अभी तक इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी लीज पर एक तरीके से काम कर रही थी, मगर अब नहीं, अब जो है इंडिया को अब से इस एक्ट को पास होने के बाद से डायरेक्टली हर मैजेस्टी के नाम पर, इंग्लैंड के राजा के नाम पर रूल किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने अगला काम जो किया वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था उसका डेजिग्नेशन चेंज कर आपने वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 50 बार कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कभी आप गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, कभी आप वाइस रॉय बोल रहे हैं, कभी आप वाइस रॉय को गवर्नर जनरल कह देते हैं, गवर्नर जनरल को वाइस रॉय कह देते हैं। कई लोग इसमें गड्ढमड करते हैं, कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। याद रखना है 1858 के पहले आपका जो पूरी कहानी एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या होता था, 3 प्रेसिडेंसी के 3 गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ आपका मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, तीनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके बाद में फिर आपका चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट में आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की रामकथा चली है 1858 तक। 1858 में जब ये आपका एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 पास होता है, तब इस लड़के का नाम चेंज किया जाता है और बोला जाता है कि भाई आज से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कहलाएंगे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया की रामकथा कब तक चली है, 15 अगस्त 1947 के पहले तक जो है वाइस रॉय होते रहते। तो 15 अगस्त 1947 तक आपके वाइस रॉय की रामकथा चली है 1858 से, याद रखिएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया गया और इस लड़के से बोला गया कि आज से तुम्हें बोला जाएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और ये जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा हिंदुस्तान में। यानी कि वाइस रॉय ऑफ इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, आपका जो अंग्रेज राजा है या फिर आपका जो इंग्लैंड का किंग है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हिंदुस्तान में बैठाया गया है कि भाई मैं राजा के बिहाफ पे यहां पे बैठा हुआ हूं, कुछ समस्या हो तो मेरे पास आ जाना। तो यहां से डायरेक्ट आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज कर उसको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बोला गया और यह बोला गया कि वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन का, अंग्रेज राजा का, ब्रिटिश किंग का जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है। पहला जो हिंदुस्तान का वाइस रॉय है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, भारत का जो पहला वाइस रॉय बना था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इसी चीज को मैं आपसे घुमा के पूछ सकता हूं, कंपनी रूल में आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था?
कंपनी रूल जब खत्म हुआ, कंपनी रूल कब खत्म हुआ? 1858 में। तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? उसका जवाब भी लॉर्ड कैनिंग ही है। इसी लड़के का नाम पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। इसी के टाइम पीरियड में 1857 की क्रांति हो गई और बड़ा कांड हो गया। उसके बाद में क्या जैसे तैसे मैटर को सुलझाया गया। बाद में जब यह बोला गया कि आज से गवर्नर जनरल को हम लोग आपका वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोलेंगे, तब आपका जो वाइसरॉय बनाया गया वो लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। तो आप चाहे ऐसे कह लो कि कंपनी रूल के वक्त में, क्योंकि आगे ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कंपनी रूल के वक्त में आखिरी आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और आपका पहला जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना है भारत का, वो कौन है? वो भी आपका लॉर्ड कैनिंग है। याद रखिएगा इस बात को। It ended the system of double government by abolishing the board of control and court of directors। तो आप अपन लोगों ने क्या देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हुआ करता था उसमें दो संस्थाएं या दो व्यवस्थाएं बना दी गई। एक आपकी बॉडी हुआ करती थी जिसको हम लोग बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक बॉडी हुआ करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी व्यापार वगैरह चल रहा है वो सारी चीजें आप देखोगे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदारी क्या हुआ करती थी कि इसके अलावा जितने मसले चल रहे हैं वो सारे के सारे आप देखोगे। तो एक तरीके से डबल गवर्नमेंट की व्यवस्था जो है बनाई गई थी। कौन से एक्ट के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई थी। मगर अब उस शासन व्यवस्था को चेंज किया गया और अब यह बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म, ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी खत्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म। तो ये सब कुछ इन्होंने जो है निपटा दिया। और इसी के साथ में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिस्टम और डबल गवर्नमेंट स्थापित किया था उसे समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी एबॉलिश हो गया और डबल गवर्नमेंट की सिस्टम और ये दोनों जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये भी खत्म, टाटा बाय बाय कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। चलें आगे बढ़ते हैं। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सब खत्म कर करा दिया गया, इसकी जगह किसी और को तो लाना ही था। तो भारत का पूरा प्रशासन वगैरह संभालने के लिए एक नए ऑफिस का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से एक नया ऑफिस बनाया गया और इस भाई को टोटल जिम्मेदारी दी गई कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर आपकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो करना चाहो, जैसे करना चाहो करो, आपकी मर्जी है, मगर भारत के प्रशासन वगैरह के सबसे हाईएस्ट ऑफिसर आप होने वाले हो और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फैसले वगैरह आपकी, फैसले लेना आपकी जिम्मेदारी है, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेंगे। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहने वाला था, ये लड़का कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होने वाला था। जो आपका अंग्रेज हुकूमत चल रही थी, अंग्रेज सरकार जो चल रही थी, अंग्रेज कैबिनेट जो हुआ करती थी, उसका एक मेंबर जो है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया जाना था और अल्टीमेटली वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जिम्मेदार के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल था। इसका मतलब ये कि आप अगर उससे सवाल पूछेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तुमने फलाना फलाना काम किया तो क्यों किया, या फिर तुमने फलाना फलाना काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो अगर आपसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जवाब देना पड़ेगा वो, क्योंकि वो जवाबदेह हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब ये कि अगर आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट या उसका कोई मेंबर या संसद वगैरह अगर सवाल पूछता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हो गया आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, और ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर हुआ करता था। साथ ही साथ आप लोगों ने क्या किया, इस एक्ट के तहत में 15 मेंबर्स की बॉडी बनाई, 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई, और ये काउंसिल आपने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की मदद के लिए जो है स्थापित करी थी कि इनकी मदद से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हिंदुस्तान का पूरा शासन प्रशासन चलाएंगे। हालांकि एक बात देखने वाली है कि ये जो बॉडी है ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के सामने कोई मैटर आएगा, उसके ऊपर अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये 15 लोगों की बॉडी उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को बताएंगे कि भाई आपको या तो ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हालांकि ये आपने बता दिया, आपने सिर्फ उनको जो एक सलाह दी है। अब ये सलाह मानना ना मानना उनके ऊपर है, वो चाहे तो आपकी बात माने चाहे तो ना माने। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की मदद के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, मगर ये जो काउंसिल थी वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, वो सिर्फ एक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। सलाह माननी है तो ठीक, नहीं माननी है तो ठीक, आपकी मर्जी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है इस आपका काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया था। ये भी याद रखने वाली बात है। क्या क्या किया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया ऑफिस बनाया गया, ये लड़का कौन, और इस लड़के के माथे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, भारत का जितना भी आपका प्रशासन वगैरह है वो आपने देखना। अब ये लड़का कहां से पकड़ के लाओगे, ब्रिटिश कैबिनेट से आप पकड़ के इस बंदे को लाओगे, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। यानी कि अंग्रेज संसद जो है उससे सवाल पूछ सकती है। अब अकेला तो इतने बड़े देश का प्रशासन चला नहीं
नहीं सकता। तो आपने क्या किया, 15 लड़कों की एक बॉडी बना दी और ये बोला कि चलो इनकी मदद से अपना काम धंधा संभालो, इनकी बात ये आपको सलाह वगैरह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं अच्छा लगे तो फिर अपने मन से करना जो भी करना है, मगर इस तरीके से जो है ये व्यवस्था वगैरह बनाएगी। अब ये जो 15 मेंबर्स की जो बॉडी है जिसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेयरमैन है, इसको बोला जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो है ये बॉडी जो बनाई गई थी। अब अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के किसी काम वगैरह को लेकर आपको कोई मुकदमा ठोकना है, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कोई मतलब को अगर, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बॉडी को जो है किसी संस्था के ऊपर कोई मुकदमा ठोकना है, तो वो सारा का सारा काम करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। अब अगर इनके ऊपर किसी को मुकदमा लगाना है या इनको किसी के ऊपर मुकदमा लगाना है तो वो मुकदमा ये लड़ेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ये जो लिखा हुआ है यहां पे कि इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में या इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आपको कोई शिकायत है और आपने उसमें मुकदमा लगा दिया, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपसे कोई शिकायत होगी उसने आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पेशी पे आके खड़ा और तारीख पे तारीख खेले आपके साथ में। तो फिर होगा क्या, उसकी जगह पे कोई और जाएगा तो, और उसकी जगह पे ये सारा मैटर कोई और देखेगा, तो उस संस्था का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। वो लोग जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि वो ये सारा वो जो है उनके ऊपर आप मुकदमा लगा सकते हो और वो जो है आपके ऊपर मुकदमा लगा सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मसलों से या प्रशासन से रिलेटेड कोई भी काम वगैरह हो तो उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है की गई। आगे बढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ 1858 हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। तो इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। तो अब ये 1858 का जो एक्ट आपने पास किया है जिसके तहत आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अबॉलिश कर ये बोला कि अब से जो है हम लोग यहाँ पे आपका अंग्रेज हुकूमत डायरेक्टली रूल करेगी। ये जो आप एक्ट लेकर आए थे, इस एक्ट ने आपका जो भी इंप्रूवमेंट वगैरह या जो भी बदलाव वगैरह किए हैं वो किसमें किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में किए हैं, जिसके तहत आपकी इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको इंग्लैंड में बैठकर सुपरवाइज किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। मतलब ये कि आपने जब ये बोल दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चलाएगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कोई और शासन चलाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह जो भी बंदा शासन चलाने वाला है, जो भी इंडियन गवर्नमेंट चलाने वाला है, या तो आप उसको पूरी छूट दे दो कि भैया जो मन में आ रहा है वो कर लो, हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। अब मगर अगर पॉइंट यह है कि हिंदुस्तान पे अगर आपका कब्जा हो गया है और कोई सरकार अगर वहां पे काम कर रही है, तो इंग्लैंड में बैठ के कोई आदमी उसको पूरी छूट क्यों देगा? वो शासन को उस तरीके से चलाएगा कि सरकार इस तरह से काम करे हिंदुस्तान में कि उससे इंग्लैंड का फायदा होना चाहिए। मगर अब उस वक्त की स्थिति ये भी नहीं थी कि इंटरनेट होता था और बाकी व्हाट्सएप होते थे और बाकी सारी चीजें होती थी। तो जब राजा के मन में जो आ रहा है वो वाइसरॉय को फोन करके बता दिया या व्हाट्सएप डाल दिया या वॉइस नोट छोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं था। अब आप टाइम टू टाइम जो है उनपे आप एक निगाह वगैरह जो है एक लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते थे। तो आपने ये बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर उसकी जगह जो भी बॉडी आएगी उसको किसी को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो हम लोग, और उसको कंट्रोल कौन करेगा? हम करेंगे। हम यानी कि कौन? अंग्रेज सरकार या फिर अंग्रेज हुकूमत जो कहां बैठी हुई है? इंग्लैंड में। मगर अब ये किया कैसे जाएगा? तो उसके लिए अल्टीमेटली आपको शासन प्रशासन में कुछ प्रावधान या कुछ बदलाव करना पड़ेंगे, और आपने अल्टीमेटली किया भी वही। 1858 का जो कानून पास किया गया है उसके तहत आपने बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, प्रशासनिक जो आपकी मशीनरी है जिसकी मदद से शासन चलाया जाना है, सिर्फ उसी में बदलाव वगैरह किया। और वो बदलाव भी इस नियत के साथ में किया कि जो भारत में बैठी हुई सरकार है उसको इंग्लैंड में बैठकर एक तो सुपरवाइज किया जा सके कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना, और दूसरी बात यह है कि कंट्रोल किया जा सके। ये सारी चीजें जो है करने की व्यवस्था वगैरह करवाई गई। और किसी भी तरीके से आपने ये कोशिश नहीं करी कि भारत में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने लंबे वक्त से आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्थापित किया था, उसमें कोई सकारात्मक बदलाव लाया जाए जिससे हिंदुस्तानियों के मन में जो गुस्सा बैठा हुआ था, जिसके चलते 1857 का इतना बड़ा कांड हो गया था, उस जैसी कोई चीज जो है उसको रोका जा सके, हिंदुस्तानियों का ट्रस्ट जीता जा सके, सबको मिलाया जा सके साथ में। ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अल्टीमेटली सिर्फ जो है अपनी पकड़ बना के रखनी है, बस वही वाली बात थी। तो इस किसी भी तरीके से वो जो सिस्टम था जो अल्टीमेटली हिंदुस्तानियों का शोषण करता था सरकार चलाने का, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव वगैरह जो है नहीं किया गया। तो ये जो है आपका 1858 का एक्ट है जिसने ये सारा का सारा काम वगैरह किया था। ये इसमें सब काफी सारे सवाल वगैरह बनते हैं, तो अपने को इस एक्ट को ध्यान रखना है। चले अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट्स, और उसमें भी जो पहला एक्ट पढ़ना है वो है हमको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं।
तो इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में बात करने के पहले और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को स्टडी करने के पहले थोड़ा सा अपने को बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। कहानी यह है कि जब 1857 की रिवोल्ट हो गई, जिसके चलते अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है उसको आपको एबॉलिश करना पड़ा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान को रूल करने की बागडोर डायरेक्टली अपने हाथों में लेना पड़ी, तब इन लोगों ने फिर बैठकर विचार किया, मंत्रणा करी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो इतनी बड़ी रिवोल्ट हो गई और इतने वक्त से जो हिंदुस्तानी हमारे साथ थे, हिंदुस्तानी सिपाही, हिंदुस्तानी फौज जो हमारे साथ थी, जिनकी मदद से हमने पूरा का पूरा हिंदुस्तान जीता था, ऐसी आखिर क्या वजह आ गई कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ इतनी खतरनाक और इतनी तगड़ी आपकी जो है रिवोल्ट वगैरह कर दी। इस बात के ऊपर अंग्रेज़ों ने काफ़ी विचार किया, काफ़ी मंत्रणा करी और अल्टीमेटली इन लोगों को समझ में आया कि हिंदुस्तानियों के साथ में इन लोगों के बीच में और आपका जो अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहे थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा खाई और बहुत ज़्यादा अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी। एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेशन जो था एक दूसरे के मन में आ गया था। तो ये जो विश्वास नहीं था एक दूसरे के बीच में, जो खाई एक दूसरे के साथ जनरेट हो गई थी, इसके चलते एक फीलिंग आई कि हमारे ऊपर वो लोग शासन कर रहे हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये हमारा सिर्फ शोषण और नुकसान कर रहे हैं। इनका होना जब तक ये है यहाँ पर तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये बात बैठ रही है। अंग्रेज़ों को ये बात काफ़ी हद तक जो है समझ में आने लगी। तो उनको एक और यहाँ से क्लियर हो गया कि अब अगर अपने को हिंदुस्तान का जो शासन है वो ठीक तरीके से चलाना है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इंडियंस का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा। बिना हिंदुस्तानियों की मदद लिए हिंदुस्तान में अब शासन, प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हमारे लिए आसान नहीं हो पाएगा। जिस तरह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में होता था उस तरह से अब काम नहीं चल पाएगा। हिंदुस्तानियों को के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नफरत जो है बैठ गई है। तो एक बात इन लोगों को समझ में आ गई कि इंडिया को रूल करने के लिए इंडियंस का कोऑपरेशन लेना पड़ेगा। बिना इंडियंस का कोऑपरेशन लिए इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा सकता। जब ये बात समझ में आ गई तो अकॉर्डिंगली उसके लिए फिर एक पॉलिसी बनाई गई कि अब हिंदुस्तानियों का साथ लेना है तो कितना साथ लेना है, कहां कहां पे लेना है और किस तरह से लेना है, ये सारी चीजों को डिसाइड किया गया। और अल्टीमेटली इस पॉलिसी के चलते फिर आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 कानून पास किए, एक के बाद एक, अलग अलग सालों में। 1861 में पहला कानून पास हुआ, 1892 में दूसरा कानून पास हुआ और 1909 में तीसरा कानून पास हुआ। इन कानूनों को कहा जाता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट जो थे, इनके पीछे की कहानी क्या थी? इनके पीछे की कहानी ये थी, अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि हिंदुस्तानियों को शामिल किए बिना, हिंदुस्तानियों को साथ लिए बिना हिंदुस्तान पे शासन संभव नहीं है। तो किस तरह से साथ लिया जाए, कितना साथ लिया जाए और किन किन को साथ लिया जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी बनाई गई। और इस पॉलिसी को ही आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तानियों का एसोसिएशन लेने के लिए आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 अलग अलग कालखंडों में अलग अलग वक्त में 3 कानून पास किए, 1861, 1892 और 1909। इन तीनों कानूनों को क्या बोला गया? इंडियन काउंसिल एक्ट्स। तो अब क्योंकि अलग अलग साल में थे इसलिए अलग अलग सालों के साथ में इनके नाम जोड़े गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। एक एक करके अब हम लोग इनके बारे में बातचीत करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हमको सबसे पहले पढ़ना है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका हमारे देश के आपका जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। भारत का संविधान बनने के पहले की जो का इतिहास है और भारत की जो राज व्यवस्था है, जो शासन चलाने का आपकी पूरी प्रणाली है, इसके बनने की जो पूरी की पूरी आपकी हिस्ट्री है, इसके ऊपर 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट का जो है आपको बड़ा तगड़ा प्रभाव जो है देखने के लिए मिलता है। कैसे मिलता है वो भी हम लोग जैसे जैसे इसके प्रावधान वगैरह डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला एक्ट जो था, या जो आपका जो पहला इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 में जिसको पास किया गया, उसके फीचर्स अब हम लोग देख रहे हैं। पहला फीचर ये था कि इसने हिंदुस्तान में पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हैं उसमें हिंदुस्तानियों को एसोसिएट करना शुरू किया लॉ मेकिंग वगैरह की प्रोसेस में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। हिंदुस्तान में पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई। किस तरीके से? आपके हिंदुस्तानी लोगों को आपने लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह जो है उसमें शामिल किया और उसके तहत आपने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करी। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? पहले तो इस बात को समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये होता है, लेट से आपकी पूरी की पूरी लेट से आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह चल रही है। अब उस फैक्ट्री में एक आपका मैनेजमेंट है जो एकदम टॉप पे बैठ के पॉलिसीज वगैरह बना रहा है। दूसरा आपके मैनेजमेंट के नीचे जो आपके अफसर वगैरह आते हैं जो उन पॉलिसीज को लागू करवा रहे हैं। और तीसरे आपके वर्कर वगैरह हैं जो वर्कर्स वगैरह जो सारा का सारा काम करते हैं जिसके तहत आपकी जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें ग्रास रूट लेवल पे काम होता है। अब वर्कर्स में भी हो सकता है कई सारी कैटेगरीज वगैरह हो, कुछ वर्कर एक तरीके का काम करते हो, कुछ दूसरे तरीके का करते हो, कुछ तीसरे तरीके का करते हो। तो लेट से एक फैक्ट्री है उसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि वर्कर्स 3 अलग अलग तरीके के काम करते हैं और हर एक काम के लिए वर्कर्स का अपना एक अलग समूह है। तो वर्कर्स की 3 अपनी कैटेगरी बनकर तैयार हो गई। अब हर एक कैटेगरी के वर्कर्स को कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, कुछ ना कुछ परेशानी होगी, कुछ ना कुछ उनकी डिमांड होगी और इस
तरीके की चीजें होती हैं। अब ये लोग अपनी डिमांड्स वगैरह को उठाने के लिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो सबके सब आपका मैनेजमेंट के सामने जाके खड़े हो जाएं, या फिर अपने में से किसी एक ऐसे व्यक्ति को या एक से ज्यादा व्यक्तियों को चुने जो इनकी बातों को या इनकी डिमांड को सामने वाले के सामने जाकर रख सके। तो ये जो बंदा इन लोगों ने अपने में से चुना है, लेट्स से आपके वर्कर्स के जो 3 ग्रुप हैं, इन्होंने अपने में से एक एक बंदे को चुना कि हमारी जो डिमांड्स हैं मैनेजमेंट के सामने या अफसरों के सामने जाकर आपको रखनी है। तो ये जो 3 लोग हो गए वो क्या हो गए, इन सारे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। कहने का सेंस ये बनता है कि जब जनता अपने में से किसी को चुनकर भेजती है या फिर जनता की नुमाइंदगी करता हुआ कोई बंदा अगर आपका जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है या सरकार में या किसी इंस्टीट्यूशन में आता है, तो फिर हम लोग उस चीज को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो संस्थाएं जिसमें या तो जो लोग वगैरह हैं वो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनकर आए हैं, और अगर जनता के द्वारा डायरेक्ट भी चुनकर नहीं आए, इनडायरेक्टली या किसी और तरीके से भी चुनकर आए, तो वो जनता की नुमाइंदगी करते हैं। वो जनता के द्वारा जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनको जो है उठाते हैं। तो पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्या किया, भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करी है। जो आप जो देखते हो आज की तारीख में, आपकी संसद जो है वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहां पर जो सांसद आपके गए वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए, लोकसभा में और राज्यसभा में इनडायरेक्टली सही मगर जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए। इसी तरह से आपकी राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, उसमें जो आपके विधायक भाई लोग होते हैं, ये विधायक वगैरह जो हैं, ये लोग भी जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए, तो ये भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हो जाता है। अब अगर आप एकदम ग्रास रूट लेवल पर देखोगे तो आपकी जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं जिसमें पार्षद वगैरह और वार्ड मेंबर वगैरह इलेक्ट होते हैं, और आपके जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस वगैरह होते हैं, इसमें भी जो लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, या वो भी जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आप वो लड़के भी जो है जनता के द्वारा चुनकर आ रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि कोई भी संस्था में अगर लोग जनता के द्वारा चुनकर आए जाते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या फिर वो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो भारत में इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है, इसकी शुरुआत कब होती है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत होती है, और इसमें भी लॉ मेकिंग की जो प्रोसेस है, जनता को ध्यान में रखकर जो कानून वगैरह बनाए जाने की प्रक्रिया है, उसमें हिंदुस्तानियों को शामिल किया जाना शुरू किया जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई इसके पहले भी जो है आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी कुछ लोगों को लिया गया था, वो लोग भी आपके लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहलाते थे, वो लोग भी कानून बनाते थे। बात सही है आपकी, मगर वो लोग डायरेक्टली आपका किसी को आपका वो लोग जो थे आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। वो उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम्हें जनता का रिप्रेजेंटेटिव बनना है या जनता की बातों को जो है आगे रखना है, ऐसा नहीं था। वो अपने मन मर्जी से जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। यहां पर जो लड़के आपका इलेक्ट होकर आ रहे हैं, इनके ऊपर बाकायदा जिम्मेदारी डाली गई है कि लॉ मेकिंग की जो अपनी पूरी प्रक्रिया चलेगी, हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून वगैरह बनाए जाएंगे, वो उसमें हिंदुस्तानियों का पक्ष जो है रखना आपकी जिम्मेदारी है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, इसीलिए आपको इंक्लूड किया जा रहा है और इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बोला गया है। इसके पहले आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसलर्स वगैरह को जो शामिल किया गया था, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स वगैरह शामिल हुए थे, जो हम लोगों ने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, उनको जो है आप रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते हैं। इसको अपने को ध्यान रखना है पहली चीज। तो अकॉर्डिंगली जब ये डिसाइड हो गया कि आप रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाओगे और इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करोगे, उसमें फिर यह बोला गया कि अब ये जो लोग हैं जिनको आप शामिल करोगे, आखिर वो होंगे कौन लोग जो हैं और इनको कैसे आप इलेक्ट करोगे? तो इसका जवाब ये दिया गया कि वाइसरॉय जो है कुछ हिंदुस्तानियों को नॉमिनेट करेगा कि मेरी जो काउंसिल है उसमें आप कुछ आपके हिंदुस्तानी भी जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर आकर बैठेंगे, और ये लोग जो है फिर आपका ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन वगैरह की जो एक तरीके से जिम्मेदारी वगैरह निभाएंगे। ये बात कब की जा रही है? ये की जा रही है आपका 1861 के आपके इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। आपके वाइसरॉय ने क्या बोला कि कुछ लोगों को, या फिर एक्ट ने क्या बोला कि कुछ लोगों को वाइसरॉय अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा, वो हिंदुस्तानी होंगे और वो उसकी एक्सपेंडेड काउंसिल में आएंगे। यानी कि अगर 5 लोगों की उसकी काउंसिल थी या 10 लोगों की उसकी काउंसिल थी और उसने 5-8 लोगों को और जो है नॉमिनेट कर दिया, तो ये 5-8 लोग भी जो है आकर उसकी काउंसिल में बैठेंगे और अब हम लोग ये बोलेंगे कि वाइसरॉय की काउंसिल एक्सपैंड हो गई और ये लोग जो है फिर आपका हिंदुस्तानियों का रिप्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे। एक तो ये चीज हुई। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली 1862 में आपके जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो हिंदुस्तान के पहले वाइसरॉय बने थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ आपके जो इंडियंस वगैरह थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें आपका अपॉइंट किया। सबसे पहले जो आपके जो बंदे अपॉइंट हुए कौन कौन थे? पहले थे आपके राजा ऑफ बनारस के जो राजा थे उनको अपॉइंट किया गया। दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, और एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनकी मैंने यहां पे फोटो भी लगाई है, इनका नाम हुआ करता था सर दिनकर राव। ये भी काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते थे, काफी इनकी भी पकड़ थी हिंदुस्तान के ऊपर उस वक्त में। तो ये 3 लोगों को जो है अपने वाइसरॉय ने अपनी
आपका जो एक्सपेंडेड काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर अपॉइंट किया था। अब नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? नॉन ऑफिशियल का मतलब होता है जो सरकारी नौकरी में ना हो। इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। देखिए, एक विधायक है, वो इलेक्शन लड़कर लेट से वो आपका विधायकी का इलेक्शन लड़कर जीत गया। अब वो विधायक बन गया है तो 5 साल के लिए तो विधायक है ही है। अब ये 5 साल के बाद में वो इलेक्शन जीतेगा तो आगे और विधायक बनेगा, और इलेक्शन हार जाएगा या उसे टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो एक अलग बात है। अब ये 5 साल तक जो ये काम करेगा सरकार में रहकर, या आपका अपना जो विधायकी का क्षेत्र है उसमें रहकर जो 5 साल तक ये काम करेगा, विधानसभा जाएगा और बाकी सारी चीजें हैं, तो और उसके बाद में कोई भरोसा नहीं है, इलेक्शन जीते तो आएगा, नहीं जीते तो नहीं आएगा। इसको अब जब काम करना है अपने विधायकी क्षेत्र में, तो वहां पर इसको सरकारी बाबुओं की मदद लेना पड़ेगी, अफसरों के साथ में जो है बैठ के सब डिसाइड करना पड़ेगा क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। तो ये जो सरकारी अफसर हैं जो सरकारी नौकरी में है, जो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे विधायक कोई भी बन जाए, ये कहलाते हैं ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के या मशीनरी के ऑफिशियल मेंबर्स आप इनको कह सकते हो। और ये विधायक जो अभी है, कल रहे ना रहे वाली स्थिति है, तो इस तरीके के जो लोग हैं इनको कहा जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो परमानेंट आपकी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो यहां पर ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, इसका मतलब यह है कि वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुलाजमत नहीं कर रहा है, उनको कुछ वक्त के लिए जो है वाइस रॉय ने अपना अपॉइंट किया है, ये लोग आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहलाते थे। तो ये अपने को याद रखना है। इतना डिटेल में बताने की बात यही है कि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली चीज क्या की गई है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत, जिसमें हिंदुस्तानियों को शामिल किया जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका जो वाइस रॉय उसको पावर दी गई कि अपने काउंसिल को एक्सपैंड करो और इसमें कुछ लोगों को, कुछ हिंदुस्तानियों को आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट करो। भाई ने क्या किया, 3 लड़के अपने नॉमिनेट किए। सबसे पहले का नाम क्या है, बनारस के राजा, दूसरे हैं महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरा है सर दिनकर राव। ये 3 लोग जो हैं आपके नॉमिनेट होकर आपका पहली बार जो है फिर वाइस रॉय की एक्सपेंडेड काउंसिल में 1862 में लॉर्ड कैनिंग के नॉमिनेशन के बाद में बैठने लगे। चलें आगे बढ़ते हैं। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब आपका कंपनी का रूल चल रहा था तो धीरे धीरे बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं उनकी ताकत को कम किया गया था, और बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी उसकी पावर को बढ़ाया गया था, और आपका जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी पावर्स को भी बढ़ाया गया था। और ये जो प्रोसेस थी इसको हम लोगों ने बोला था सेंट्रलाइजेशन। होते 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 अल्टीमेटली आपका 1773 से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था और 1833 में ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था। अंग्रेजों को ये भी समझ में आया था कि सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा कर लेना और वहां से फिर पूरा देश चलाना, ये जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, इससे हमें फायदा नहीं हुआ, इससे हमें नुकसान हुआ है। जैसे लेट से ये आपका इतना बड़ा देश है और आप एक जगह यहां से बैठकर जो है ये पूरा देश जो है चला रहे हो। आपने यहां बैठ के ये डिसाइड करना है कि यहां पर नाली बनेगी कि नहीं बनेगी, यहां पर आपका पेड़ लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे, यहां पे पार्क बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां बैठकर यहां जाए बिना, यहां की जरूरतों को देखे बिना आप कैसे डिसाइड कर सकते हो इस क्षेत्र में क्या होगा। ये वही बात है कि चेन्नई में या तमिलनाडु के किसी दूर दराज के गांव में आपका डेवलपमेंट के लिए क्या काम करवाया जाना चाहिए या क्या नहीं करवाया जाना चाहिए, वो दिल्ली में बैठ के मोदी जी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तमिलनाडु के उस गांव में उन परिस्थितियों के बारे में उन्हें पता ही नहीं है, वो वहां पे देखने नहीं गए, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर आपका क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। वहां पर जो लोकल आदमी है, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ज्यादा बेटर तरीके से परिस्थितियों को समझते हैं और वो ज्यादा बेटर फैसला ले सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली में बैठकर सारी बातें डिसाइड करने लगोगे तो वो चीज कहलाती है सेंट्रलाइजेशन। और अगर आपने लोकल जो काम मसले हैं वो लोकल लोगों पे छोड़ दिए हैं कि यार लोकल में तुम्हें क्या क्या डेवलपमेंट कराना है, तुम्हें ज्यादा बेटर पता है क्योंकि तुम यहां रहते हो, तो तुम डिसाइड कर लो, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में अपना सेंट्रलाइजेशन शुरू किया कि सारी की सारी ताकत एक जगह लाकर आपने रखना शुरू करी, और उसकी मदद से फिर आप उस एक जगह से जो है आप पूरे देश को चलाना चाह रहे थे, या वो इलाका जो आपके कब्जे में आया था आप उसको चलाना चाह रहे थे। मगर 1858 में जब आपका कंपनी का रूल खत्म किया गया और अंग्रेजों ने फिर सोचा कि क्यों इतना बड़ा कांड हो गया 1857 की रिवोल्ट का, उसमें एक बात यह भी निकल कर आई कि ओवर से ज्यादा जो है आपने सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, जो चीज ठीक नहीं है। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने फिर जो है डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चालू करी, यानी कि इन्होंने अलग अलग रीजन्स को अपनी मनमर्जी से काम करने की पावर जो है धीरे धीरे फिर से लौटाना शुरू करी। और सबसे पहली जो पावर इन्होंने लौटाई वो था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस कर दी, यानी कि बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में क्या कानून बनेंगे और मद्रास की प्रेसिडेंसी में क्या कानून बनेंगे, वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वाले लोग ही अब डिसाइड करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर फिर से उनको दे दी गई कि आप अपने मनमर्जी के कानून बनाओ जो आपको वहां पे ठीक लगते हैं, हम आपका बैठकर दिल्ली से जो है आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, दिल्ली से जो है हम आपके ऊपर दिशा निर्देश नहीं डालेंगे। तो पहली चीज तो ये की गई। अब यहीं से जो है आपका, इसको हम लोग इस तरह से
कह सकते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसने जो आपका सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी थी, जो आपका अल्टीमेटली क्लाइमैक्स पे पहुंचा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। 1833 आते आते आपने आपका जितना सेंट्रलाइजेशन करना था उसके मैक्सिमम तक आप पहुंच गए थे, चरम तक आप पहुंच गए थे। उस प्रक्रिया को आपने लौटाना शुरू किया। बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेट से यहां से आपने सेंट्रलाइजेशन 1770 यहां से आपने सेंट्रलाइजेशन शुरू किया, 1773 से आपने सेंट्रलाइजेशन शुरू किया और धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते आप उसको मैक्सिमम पे पहुंचा के ले गए 1833 में। और यहां से फिर आपने धीरे धीरे कम करना शुरू किया और उसको यहां से आप सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस वगैरह है इसको आप कम करते करते डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेकर गए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने जो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया था, जिसके तहत आपने प्रोविंसेस वगैरह को या फिर आपने जो क्षेत्रीय इलाके थे उनकी सरकारों को पावर देना शुरू करी थी, धीरे 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 ये डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता गया और अल्टीमेटली ये अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचा 1937 में, जब आपने 1937 में जो आपके प्रांत या फिर प्रोविंस हुआ करते थे उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी। ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी देने का मतलब क्या? इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी। इसका मतलब ये कि आपके जो प्रांत हैं वो अपने प्रांत के लिए जो करना, आपका जो प्रोविंस वगैरह है या फिर इसको आज की भाषा में बोलें तो आपका जो स्टेट वगैरह है वो अपने स्टेट में जो करना चाहते हैं करें, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं करेगी। तो 1861 का आपका जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, यहां से होते 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 1937 में अल्टीमेटली अंग्रेज हुकूमत ने इतना डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था, इतना ज्यादा विकेंद्रीकरण कर दिया था कि अब उन्होंने प्रोविंसेस वगैरह को यह तक बोल दिया कि अपने प्रांत में जो करना चाहते हो करो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगी। तो वहां पर एक लेवल पे ये खड़े हो कि आप एक नाली तक अगर जो बनना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनना है क्या नहीं बनना, और वहां से होते होते इस लेवल तक कि अपने प्रांतों में अपने प्रोविंसेस में जो करना है करो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, दखलंदाजी नहीं करेगी। इस लेवल तक जो है डिसेंट्रलाइजेशन या डिवैल्यूएशन वगैरह किया गया था। इसलिए भी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंपॉर्टेंट है कि ये प्रक्रिया वगैरह जो है यहां से शुरू हुई थी। साथ ही साथ इन लोगों ने यह बोला था कि आप जो ये प्रांत वगैरह हैं या जो प्रोविंस वगैरह हैं, ये लोग अपने कानून खुद बना सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, मगर कानून बनाने के लिए आपको कानून बनाने के लिए किसी संस्था की जरूरत है। तो इन्होंने फिर यह बोला कि अब जो आपकी अलग अलग प्रांत या अलग अलग आपकी जो प्रोविंसेस हैं, यहां पे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएंगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह जो हैं, आपका जो भी काम वगैरह करना है, लॉ मेकिंग वगैरह करना है, वो सारी जिम्मेदारी अब इनके ऊपर है। कौन कौन से प्रांतों को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई? बंगाल के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का जो इलाका है, जो आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा में चला गया है, पाकिस्तान का इलाका है, उसकी प्रोविंस के लिए जो है आपने बोला कि एक नई आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। और पंजाब का जो इलाका है इसके लिए आपने बोला कि एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। अकॉर्डिंगली बंगाल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 1862 में बना के तैयार करी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की काउंसिल 1886 में बनाई गई और पंजाब की जो प्रोविंस है वो 1897 में आपने बनाकर तैयार कर दी। इस तरीके से जो है आपने यहाँ आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह हैं वो बनाना शुरू करी। और जो राज्यों में आज की विधानसभाएं वगैरह हम लोगों ने बना रखी है कि राज्य की अपनी विधानसभा होती है, उसमें आप अपने खुद के नियम कायदे बनाते हो और कानून वगैरह बना सकते हो। कहीं ना कहीं उसकी जो आप कह सकते हैं उसके जो फोर फादर थे, उसके जो पितामह थे, वो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह हुआ करती थी जो अंग्रेजों ने 1861 में बनाना शुरू करी थी, या फिर 1861 में जिसका प्रावधान किया था और उसके बाद 62, 86 और 97 में इन्होंने बनाकर तैयार करी थी। चले, साथ ही साथ इन्होंने वाइस रॉय को यह पावर दे दिया था कि भाई वाइस रॉय की काउंसिल वगैरह जो भी काम धंधा करती है, जो भी आपका बिजनेस वगैरह चल रहा है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं, सरकार के जो डे टू डे के आपके काम वगैरह हैं, वाइस रॉय अगर चाहे तो उसके नियम कायदे अपने हिसाब से बना सकता है। क्योंकि वाइस रॉय जो है उसके कंट्रोल में सरकार चल रही है, उसके कंट्रोल में आपकी काउंसिल है और वो लोग बैठकर अपना पूरा देश चला रहे हैं। अब वाइस रॉय को अगर कहीं पर समझ में आता है कि कोई नियम कायदा अड़ंगा डाल रहा है उनके कामकाज में, या फिर उसको लगता है कि कोई चीज अगर दूसरी तरह से की जाए तो ज्यादा अच्छी हो सकती है, तो वो उसके नियम कायदे खुद बना सकता है, उसके लिए उसको कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है। साथ ही साथ इन लोगों ने एक चीज और शुरू करी, वो था इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को जो है रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। 1861 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसने कानूनी तौर पर पोर्टफोलियो सिस्टम जो है उसको रिकॉग्निशन दे दिया। ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, मगर याद रखिएगा इस बात को, सवाल बनता है। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था 1859 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्या किया है? पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी तौर पर रिकॉग्निशन दे दिया। इन्होंने माना कि हां, पोर्टफोलियो सिस्टम एक अच्छी व्यवस्था है, कानूनी तौर पर आप इस चीज को कर सकते हो, अनऑफिशियली अब इसको करने की जरूरत नहीं है। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है वो हम लोग अब देखते हैं। चलें, तो पहले अब हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम को समझते हैं।
देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम को हम लोग आज का जो एक अपना एग्जाम्पल है उसकी मदद से समझते हैं। आज हमारे केंद्र में गवर्नमेंट जो चल रही है, जो केंद्र सरकार है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी जिम्मेदारी है कि उनको भारत सरकार या केंद्र सरकार चलाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। अब इसका यह भी मतलब नहीं उठता कि केंद्र सरकार की जितनी भी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी फाइलें हैं, वो सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी खुद पढ़ते हो बैठ के, प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के पढ़ते हो, एक एक लाइन पढ़ने के बाद में साइन करते हैं और उसके बाद में मसला आगे बढ़ता हो, ऐसा भी नहीं होता। भारत सरकार का जितना भी काम या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है उन्होंने क्या किया हुआ है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज वगैरह लोगों को बांट रखी हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री का काम कोई देख रहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम कोई देख रहा है, आपका रेलवे का काम कोई देख रहा है, कोयला विभाग जो है आपका कोल मिनिस्ट्री वगैरह कोई और संभाल रहा है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन किसी और की जिम्मे है। मतलब यह है कहने का कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो भी काम वगैरह है उसको अलग अलग मिनिस्टर्स को बांट रखा है और अब इनकी मिनिस्ट्रीज वगैरह के लिए इनको एम्पावर कर रखा है। मतलब यह कि अगर लेट से आपका रेलवे से रिलेटेड कोई फाइल वगैरह है तो रेलवे मिनिस्टर जो है उस पर साइन कर आगे बढ़ा देगा, जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट मसला ना हो कि प्राइम मिनिस्टर का उसमें कंसिडरेशन जरूरी हो या प्राइम मिनिस्टर की सहमति जरूरी हो, तब तक रेलवे मिनिस्टर डे टू डे एक्टिविटीज या जो आपकी नीतिगत थोड़े बहुत फैसले वगैरह लेने हैं वो खुद वो कर सकता है, उसके साइन से आपका जो है बात आगे बढ़ जाएगी। तो ये जो आपने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना काम जो है अपनी सरकार की जिम्मेदारियां जो है थोड़ी थोड़ी बांट दी हैं और हर एक बंदे को जिम्मेदारी दे दी है और ये बोला है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इनका जो साइन है या ये जो मंत्री है इसकी चलेगी, ये मेरे बिहाफ पर ये सारा का सारा काम कर देगा और आपको जो है आगे बढ़ाना है। ये इस व्यवस्था को बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम, कि आपने अपने काम को अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया और ये बोला कि भाई ये जो बंदा है ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जब ये काम कर रहा है इसका जो साइन है या इसका जो फैसला है वो मेरा फैसला माना जाए और बात को आगे बढ़ाया जाए, काम को आगे बढ़ाया जाए। ये जो व्यवस्था है इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो लेकर आए थे आपके लॉर्ड कैनिंग साहब 1859 में, क्योंकि वाइसरॉय के तौर पर अब इतना काम इतना समय इनके पास में भी नहीं होता था कि एक एक फाइल बैठकर पढ़ें, एक एक फैसला जो है वो खुद लें और सारी चीजें खुद करें। तो उन्होंने बोला काम करता हूं, मेरे जो आपके ये काउंसिल के लड़के हैं मैं सबको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी दे देता हूं, अब ये लोग ये जो आपका जो जिम्मेदारी इनको दी गई है वो जिम्मेदारी या फिर वो काम ये मेरे बिहाफ पे करेंगे, इनका साइन और इनका आदेश मेरा आदेश माना जाएगा और बात को आगे बढ़ाया जाएगा, काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से सरकार 1859 से चल रही थी और जब आपका अंग्रेज हुकूमत को समझ में आया कि अच्छा तरीका है, इससे आपका जो है इफेक्टिवली काम हैंडल हो जाता है, तो उन्होंने अल्टीमेटली इसको कानूनी जामा दे दिया आपका 1861 में। वही बात यहां पे लिखी हुई थी कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो आपके लॉर्ड कैनिंग 1859 में लेकर आए थे उसको रिकॉग्निशन दिया गया, यानी कि कानूनी तौर पर मान्यता दे दी गई कि अभी तक तो आप लोग प्रशासनिक तौर पर अपने कह सकते हैं कि काम को आसानी से करने के लिए काम कर लेते थे ग्रास रूट लेवल पर, अब हम लोग जो है इसको ऑफिशियल मान्यता देते हैं, आप चाहो तो इसको ऑफिशियली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह बात हो गई, चले आगे बढ़ते हैं। तो वही बात जो है यहां पे लिखी हुई है कि अंडर दिस सिस्टम a member of Viceroy's Council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his department। मतलब ये कि आपकी जो काउंसिल का मैटर काउंसिल के मेंबर्स वगैरह हैं, आपके अलग अलग मेंबर्स को आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी दे दी और उनके ऊपर अथॉरिटी डाल दी कि भाई अपने डिपार्टमेंट का फाइनल ऑर्डर तुम इशू कर सकते हो और तुम्हारा जो ऑर्डर इशू किया गया है वो ये माना जाएगा कि पूरी की पूरी काउंसिल ने या वाइसरॉय ने जो है वो इशू किया है और उसको रोकेगा नहीं कोई, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से जो है काम वगैरह हो सकता है और अपने डिपार्टमेंट के लिए जो अच्छा लगे तुम अपने मन से कर सकते हो। ये जो है एक जिम्मेदारी पोर्टफोलियो सिस्टम की मदद से आपके अलग अलग लोगों को दी जाने लगी और जो आप आज की तारीख में जो व्यवस्था है कि आप मंत्री बनाते हो, मंत्रालय वगैरह बांटते हो, वो सारी की सारी लीगेसी यहां से निकल कर आती है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला इसने वाइसरॉय को पावर दिया, 1861 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसने वाइसरॉय को पावर दिया कि भाई आप जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इसको भी समझते हैं। लेट्स से कि आपकी काउंसिल ने, आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने डिसाइड किया कि कोई कानून बनाना है, उस कानून का फिर एक बिल लाया गया, उस पर डिबेट डिस्कशन हुआ और अल्टीमेटली उस पर वोटिंग हुई और उसके बाद वो कानून पास हुआ और वाइसरॉय ने उसके ऊपर साइन वाइन कर दिया और वो आपका कानून लागू हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि कोई इमरजेंसी आ गई है और आपके पास आपको एक कानून की जरूरत पड़ गई और आपके पास वो कानून बनाने के कानून का बिल लाके उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन करने का वक्त नहीं है। एक तो पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई कानून पास किया और उसके कुछ प्रावधान आपके वाइसरॉय को पसंद ही नहीं आ रहा है, वाइसरॉय वाइसरॉय चाहता है कि उसमें कुछ बदलाव वगैरह किया जाए, तो ये सारा करने की जो पावर है वो वाइसरॉय को दी गई ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर देके। ये ऑर्डिनेंस बेसिकली कानून होता है मगर कुछ टाइम पीरियड के लिए लाया जाता है। जैसे अगर संसद ने भारत की कोई कानून पास कर दिया तो वो परमानेंटली लागू हो जाएगा जब तक संसद उसको हटाना ना चाहे, मगर अगर राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस लागू किया है तो वो भी एक तरीके का कानून ही होता है मगर वो सिर्फ 6 महीनों के लिए लागू होता है। इस बात को याद रखना है।
कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर एक कानून लागू किया जाता है, जो आपके ड्यू प्रोसेस होती है लॉ की कि उसको आप संसद में या विधानसभा में ले जाके पास करवाओगे, उसके बाद लागू करवाओगे, इस व्यवस्था का पालन किए बिना, इस व्यवस्था को फॉलो किए बिना अगर आपका या तो राज्य का गवर्नर या फिर देश का राष्ट्रपति डायरेक्टली एक कानून पास करता है या एक कानून लेकर आता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। या फिर यूं बोलूं कि जब राष्ट्रपति या गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस लेकर आता है, इसका मतलब क्या होता है, एक कानून जो कुछ वक्त के लिए लाया गया, वो वक्त जनरली आपका 6 महीने के आसपास होता है। तो ये जो व्यवस्था है वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आई थी। इसने ये बोला कि वाइसरॉय जो है उसको हम ये पावर देते हैं कि वाइसरॉय अगर चाहे तो ऑर्डिनेंस वगैरह इशू कर सकता है बिना आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल की अनुमति लिए बिना, अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ गई और आप नॉर्मल प्रोसेस वगैरह से कानून पास नहीं करा सकते, तो वाइसरॉय के पास में पावर है, वो ऑर्डिनेंस आपका इशू कर देगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो बकवास करनी है करती रहे, डजंट मैटर, और उसके बाद में वो कानून 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। इस बीच में आपकी जो भी इमरजेंसी है जिसके चलते ये कानून लाया गया है, उस इमरजेंसी से आप डील कर लीजिए। ये व्यवस्था भी जो है की गई। आजाद भारत में इसी चीज को जो है जस का तस आपने उठा लिया, और आज की तारीख में आपका राष्ट्रपति और आपका जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस वगैरह इशू कर सकता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट से ये लीगेसी हम लोगों ने जस की तस उठा ली है। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाए जाते थे, वाइसरॉय जो इमरजेंसी के वक्त में ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, इनकी जिंदगी जो होती थी, इनकी जो लाइफ होती थी 6 महीने की होती थी। मतलब ऑर्डिनेंस अगर लेट से मैं वाइसरॉय हूं और मैंने आज ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो अब ये 6 महीनों तक लागू रहेगा। जैसे 6 महीने खत्म हो जाएंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ये इसी तरीके की यही जो व्यवस्था है आज भी लागू है कि आपका प्रेसिडेंट अगर ऑर्डिनेंस इशू करता है या गवर्नर अगर ऑर्डिनेंस इशू करता है, तो उसकी भी लाइफ साइकिल जो है वो 6 महीने की होती है। इमरजेंसी के वक्त में वो लोग भी ये सारी की सारी चीज कर सकते हैं। तो ये जो कानून है आपने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से उठाया है। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रावधान थे जो अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करी, हिंदुस्तानियों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाना शुरू किया। 3 लड़के जो सबसे पहले अपॉइंट हुए थे उनका नाम याद रखना पड़ेगा अपने को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया था। इसके बाद में इसने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चालू करी थी, जो आपका और सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस आपकी कब चालू हुई थी, 1773 में। 1833 में जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची और उस चीज को वापस पलटना शुरू किया गया है 1861 में। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस अपने क्लाइमेक्स पे कब पहुंची, 1937 में। इसको भी ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह बनाने की व्यवस्था कर दी। वाइसरॉय को आपने पावर दे दिया कि आप अपने जो भी नियम कायदे हैं सरकार कैसे क्या चलानी है वो बना सकते हो। पोर्टफोलियो सिस्टम जो लागू किया गया था कैनिंग के द्वारा, उसको आपने रिकॉग्निशन दे दिया। ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर दे दी और ऑर्डिनेंसेस की जो लाइफ है वो 6 महीने की है। तो जस के तस आपने 2 प्रावधान तो जैसे के तैसे उठा लिए। एक यहां से आपका ये ऑर्डिनेंस इशू करने वाला और दूसरा आपका ये पोर्टफोलियो सिस्टम वाली चीज तो आज भी हिंदुस्तान में लागू है और जस की तस फॉलो होती है। तो ये जो है अंग्रेजों की लीगेसी इस तरह से अपने ऊपर आज भी जो है अपने प्रभाव डाल रही है। इसी के साथ में आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। चलें देखते हैं सर। तो नेक्स्ट जो अपना एक्ट है उसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था, ये अपना सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट है और इसका भी अपना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका भी प्रभाव हिंदुस्तान पे आपको देखने के लिए मिलता है। कैसे, डिस्कस करते हैं। इसका जो सबसे पहला फीचर था वो क्या, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। समझते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि आपका अंग्रेजों ने 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कर दी थी। मतलब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक जगह सारी ताकत को इकट्ठा करके हम लोग वहां से पूरे देश को रूल नहीं करेंगे। अब हम लोग ये करेंगे, अलग अलग आपके जो प्रांत हैं वहां पे अलग अलग संस्थाएं बनाएंगे और उनको पावर वगैरह, वहां की अलग अलग गवर्नमेंट्स बनाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह बनाएंगे और उनको पावर देंगे कि आप अपने हिसाब से जो है शासन वगैरह कर सकते हो। अकॉर्डिंगली अब उसके वहां पे जब आपका सरकारें बनेंगी तो फिर आपको शासन व्यवस्था चलानी है, तो वहां पे कानून वगैरह भी बनाना पड़ेंगे लोकल कंडीशंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए। इस बात को ध्यान में रखते हुए किया ये गया था 1861 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह बनाना शुरू कर दी थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मतलब क्या, जहां पे कानून बनाया जा सकता है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई थी, यानी कि प्रांतों में अलग अलग आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई थी। उसी तरह से सेंट्रल के लेवल पर भी एक आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी और इन काउंसिल्स वगैरह में कुछ लड़कों को या कुछ मेंबर्स को बैठाया था जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि इनको आपका कानून वगैरह बनाने की जिम्मेदारी जो है बेसिकली दी गई थी। अब इन प्रोविंसेस में
जो लोग बैठते थे उनका नंबर इस तरीके से रखा गया था कि मेजॉरिटी जो थी हमेशा ऑफिशियल लोगों की होती थी। ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी का मतलब यह होता है कि वो लोग जो सरकार की मुलाजमत में हैं, जो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकर हैं, वो लोग जो हैं आपका काउंसिल में नॉमिनेट होकर आते थे, वो लोग बैठते थे और उनकी मेजॉरिटी होती थी। कुछ आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी बिठाया जाता था, यानी कि जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कुछ वो लोग भी आके बैठते थे, मगर उनकी कभी मेजॉरिटी नहीं होती थी। ठीक है जी। अब होता यह है कि लेट से कोई कानून वगैरह पास करने के लिए आया, उसके ऊपर बातचीत वगैरह हुई, अब उसके ऊपर लास्ट में वोटिंग होनी है। अगर सरकार चाहेगी तो ही वो कानून पास होगा, क्योंकि सरकारी मुलाजमत करने वाले जो आपके लोग हैं वो मेजॉरिटी में जो आपका काउंसिल में बैठे हुए हैं। अगर वो चाहेंगे तो वो कानून पास होगा, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर वो कितना भी ज्यादा जरूरी हो जाए, वो वोटिंग में जो है आपकी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के पास क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है तो वो कानून पास नहीं होगा। ये व्यवस्था जो है बनी हुई थी। अब हुआ ये, हिंदुस्तानियों ने वक्त के साथ में ये डिमांड करना शुरू कर दी कि भाई आपके जो काउंसिल में मेंबर्स हैं, आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या जो सेंट्रल काउंसिल वगैरह, इसमें मेंबर जो है वो बड़े कम है। इतने कम मेंबर हिंदुस्तानी जो मेंबर्स हैं या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो बहुत कम है। इतने कम मेंबर्स होना ठीक बात नहीं है, आपको और ज्यादा लोगों को जो है लेकर आना चाहिए, और ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो ये बात 1862 में जब आपके काउंसिल्स बनना शुरू हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनना शुरू हुए थे, तभी से इस बात की यह डिमांड शुरू हो गई थी। 62 से 72, 82 और लगभग 92, 30 साल का ये जो ड्यूरेशन है, इस बीच में अंग्रेजों ने भी इस बात को माना कि बात सही है, बहुत कम लोग जो हैं वो लोग पहले लेकर आए थे इन काउंसिल्स में, उतने कम लोगों के साथ में गुजारा नहीं हो पाएगा, और हिंदुस्तानियों को या फिर और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लाना जरूरी था। अकॉर्डिंगली इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने किया यह कि आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी कि वो लोग जो सरकारी मुलाजमत में नहीं है, जो जनता के नुमाइंदे हैं, जो आपकी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वगैरह जो हैं, इनकी संख्या जो है आपका जो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल बनाई गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी इनकी संख्या बढ़ाई गई, और प्रोविंशियल लेवल पर यानी कि प्रांतों में जो आपकी काउंसिल्स बनाई गई थी अलग अलग प्रांतों में, उनमें भी इनकी संख्या बढ़ाई गई। मगर फिर भी अंग्रेजों ने अपनी चाल खेल दी। उन्होंने किया यह कि अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो आपका मेंटेन रखी, यानी कि अभी भी मेजॉरिटी सरकार के नुमाइंदों की ही थी। मतलब आपने हिंदुस्तानियों की संख्या या फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या तो बढ़ा दी, मगर फिर भी पावर जो है ऑफिशियली अभी सरकार के पास में है कि सरकार चाहेगी या फिर आपका अंग्रेज हुकूमत चाहेगी तभी कोई कानून इन प्रोविंसेस में, इन काउंसिल्स में पास होगा, और अगर वो नहीं चाहेगी तो फिर कोई भी कानून इन काउंसिल्स में पास नहीं होगा। यह बात अभी भी जो है मेंटेन रहेगी, क्योंकि ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है अभी भी सरकारी मुलाजमियों की है, ऑफिशियल मेंबर्स की है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की या जनता के नुमाइंदों की ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी नहीं आई थी। एक तो ये किया, तो पहली चीज तो इन्होंने आपके जो मेंबरशिप है काउंसिल्स में, सेंट्रल लेवल की आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी और प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी मेंबरशिप बढ़ा दी। तो हिंदुस्तानियों को कहने के लिए हो गया कि देखो भाई, हमने तुम्हारी बात मान ली, हम तुम्हारे को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और तुम्हारे मेंबर्स की संख्या हमने बढ़ा दी, मगर अपना खेल खेल दिया कि अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी बना के रखिए। बढ़े हुए संख्या के साथ में जो हिंदुस्तानी आएंगे वो अभी भी अपनी मनमर्जी का कानून पास नहीं करवा सकते। इस बात को इंश्योर इन्होंने यहां पे करवा दिया, पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने जो करी वो ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी इनके फंक्शंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी तक ये लोग सिर्फ आपका जो है थोड़ा बहुत कानून वगैरह पास करते थे, कानून साजी वगैरह थोड़ी बहुत कर रहे थे, और थोड़ा बहुत आपका डिबेट डिस्कशन कर लेते थे किसी मसले वगैरह के ऊपर, इससे ज्यादा इनका कोई और काम धंधा था नहीं। मगर अब इन्होंने किया ये पहली बार कि आपका ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। इन्होंने इनको ये पावर दी कि सरकार के जो आपके बजट वगैरह हैं आप वो डिस्कस कर सकते हो। मतलब केंद्र के लेवल पर आपकी जो सरकार है, जो वाइसरॉय चला रहा है, उसका भी अपना एक बजट बनता होगा। तो बजट लेट से 100 रुपए का है तो 100 में से 10 रुपए हम यहां खर्च करेंगे, 20 रुपए हम लोग यहां खर्च करेंगे, 5 रुपए यहां करेंगे। तो अब आप जो है डिस्कशन कर सकते हो कि सरकार इस फलाने फलाने मसले पे 10 रुपए क्यों खर्च कर रही है, 8 रुपए क्यों नहीं कर रही, इस मैटर पर जो है 20 रुपए क्यों कर रही है, 25 रुपए क्यों नहीं कर रही। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल वगैरह की शिक्षा पे, सरकार ने बोला कि हम 3 रुपए खर्च करेंगे 100 रुपए के बजट में से, 100 रुपए का बजट मान ले तो सरकार ने बोला कि हम 3 रुपए खर्च करेंगे। अब लोग सवाल उठा सकते हैं कि बच्चे तो इतने सारे हैं, स्कूल इतने सारे जरूरी हैं, आप सिर्फ इतने ही रुपए खर्च कर रहे हो, 3 रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, 13 रुपए खर्च करो। इस तरीके के सवाल जवाब आप कर सकते थे, यानी कि सरकार जो बजट बना के ला रही थी उस बजट के ऊपर जो है आप डिबेट और डिस्कशन वगैरह कर सकते थे। पहली चीज कि उस बजट को डिस्कस किया जा सकता था। दूसरा ये कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो आपकी नौकरशाही है, जो ये बजट को लागू करवाएगी, जो काम धंधे कर रही है, जो प्रशासन चला रही है, आप उनसे सवाल पूछ सकते थे। अब आप उनसे क्वेश्चन कर सकते थे कि आपने ये काम किया तो क्यों किया, ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आप उनसे सवाल वगैरह पूछ सकते थे और एग्जीक्यूटिव को आपको जवाब देना पड़ता
था। भारत में आज की तारीख में जो व्यवस्था लागू की गई है कि आपकी जो पार्लियामेंट है यानी कि जो आपका लेजिस्लेचर है वो सरकार से यानी कि एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब कर सकती है और एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहां से होती है, उनको समझ में आ रही है। 1892 का जो आपको इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें अब किया जा रहा है कि आपका जो काउंसिल्स वगैरह हैं ये सरकार से या एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकती हैं और इनको जवाब देना पड़ रहा है, जवाबदेह बनाया जा रहा है। तो आज की जो व्यवस्था है जिसमें हमारा लेजिस्लेचर जो है आपका हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है, वो जो आपकी व्यवस्था है आपको यहां से होती हुई समझ में आ रही है। इसलिए ये एक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस चीज की शुरुआत जो है जो आज की तारीख में लागू की गई है 1892 या 1892 से होती है, हमको समझ में आ रही है। अगला, it provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce। देखते हैं तो जिस तरह से आपका प्रोविंशियल लेवल पर आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, प्रांतों के लेवल पर आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसी तरीके से सेंटर के लेवल पर जो है आपने एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना रखी थी। जैसे आज की संसद है उसी तरीके से उस वक्त में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। अब ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपने ये बोला कि इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोग जो हैं वो वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, यानी कि एक तो इसमें आपके ऑफिशियल मेंबर्स बैठे हुए हैं जो सरकार के मुलाजिम है, सरकार की मुलाजमत में है, दूसरा कुछ इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वगैरह को भी लेकर आया जाएगा। इसके ऊपर से अब वाइसरॉय जो है कुछ और लोगों को नॉमिनेट भी कर सकता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मगर वो ये काम अपने मन मर्जी से नहीं करेगा, यानी कि जिसके मन में आ रहा है अपने माली को जो है उसने अपॉइंट कर दिया, अपने ड्राइवर को बैठा दिया, ऐसा नहीं है। वाइसरॉय कुछ लड़कों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट तो करेगा मगर वो अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा, वो ये अपॉइंटमेंट करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रिकमेंडेशन पर, और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स करके एक बॉडी हुआ करती थी उसके रिकमेंडेशन पर वो कुछ लोगों को जो है आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकता है। केंद्र आपका सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चल रही है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में कुछ लड़के वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, मगर वो नॉमिनेशन दो लोगों के उस पर किया जाएगा। आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने लिखकर भेजा होगा कि फलाने फलाने को जो है आप नॉमिनेट कर दो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इसको कर दो उसको मत करो। एक तो उन लोगों को करेगा, दूसरा बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स अपना एक रिकमेंडेशन भेजेगा वाइसरॉय को, उसको जो है फिर वो नॉमिनेट कर सकता है। आगे, provincial legislative councils by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade associations, जमींदार एंड चेंबर्स। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है आपका वाइसरॉय जो है कुछ लड़कों को अपॉइंट कर रहा है अपनी तरफ से इन लोगों के रिकमेंडेशन पर, उसी तरह से आपका जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें गवर्नर को यह पावर दिया गया। जैसे सेंटर पे आपका सेंटर के लेवल पर आपका वाइसरॉय बैठा हुआ है, उसी तरह से प्रोविंसेस के लेवल पर आपके गवर्नर बैठे हुए थे। आज भी राज्यों में जो आपके प्रमुख माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो आपके गवर्नर साहब माने जाते हैं। तो आपका प्रोविंसेस में उस वक्त में जो गवर्नर बैठे गए थे उनको भी ये पावर दिया गया कि अपनी अपनी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें भी आप कुछ लड़कों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हो। गवर्नर्स को पावर दी गई कि बंगाल का जो गवर्नर है बंगाल की प्रोविंशियल असेंबली में कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दे, आपका जो मद्रास का गवर्नर है वो मद्रास की प्रोविंशियल असेंबली में कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दे। इस तरीके से अलग अलग आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उनके गवर्नर्स को आपने उन प्रोविंसेस के गवर्नर्स को आपने ये पावर दिया कि आप कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे। मगर यहां पर भी आपकी वही बात आ जाती है कि अपनी मन मर्जी से आप किसी को नॉमिनेट नहीं कर दोगे। जिन लड़कों को आप नॉमिनेट करोगे उनका रिकमेंडेशन आएगा। कहां से आएगा? या तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वो रिकमेंडेशन करेंगे तो आप कर दो, या फिर आपकी जो म्युनिसिपैलिटीज वगैरह हैं वहां से कोई रिकमेंडेशन आ गया तो आप करोगे। यूनिवर्सिटी से अगर कोई रिकमेंडेशन आ गया, आपकी जो ट्रेड एसोसिएशन बनी हुई है जैसे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसी तरह से अगर इसके अलावा कुछ और आपकी ट्रेड एसोसिएशंस हैं आपके प्रोविंसेस में, वो अगर कोई नॉमिनेशन वगैरह भेजती हैं, कोई आपके बड़े जमींदार हो गए या फिर जमींदार हो गए या जमींदारों के चेंबर्स वगैरह हो गए जैसे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इस तरीके के दूसरे अगर आपके कोई चेंबर्स वगैरह हो गए, इन्होंने अगर ये बोला है कि किसी बंदे को अपॉइंट कर दो, गवर्नर को लिख कर दिया है, तो गवर्नर अगर चाहे तो फिर उसको अपॉइंट कर सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, इन्होंने लिख कर दे दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा भी नहीं है। करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, मगर हाँ अपनी मन मर्जी से नहीं करेगा। अगर इन लोगों ने रिकमेंडेशन भेजे हैं तो फिर उसके ऊपर वो अपॉइंटमेंट वगैरह कर सकता है, तो फिर उसके ऊपर वो जो है इनमें से कुछ लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर अपॉइंट कर सकता है। याद रखना है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कर रहा है? आपका वाइसरॉय कर रहा है। किसके रिकमेंडेशन पे? आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। और आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कर रहा है आपके लोगों को आपका अपॉइंट वगैरह? कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर गवर्नर कर रहा है। और क्यों, किसके रिकमेंडेशन पे कर रहा है? इन सबके रिकमेंडेशंस पे कर रहा है। इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो हम लोगों ने देखा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने आपका प्रोविंशियल लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई है, इसमें से कुछ लोगों को तो खैर आपका वाइसरॉय और गवर्नर नॉमिनेट कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है, मगर इसके अलावा जो नॉमिनेट नहीं होंगे, आखिर वो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वगैरह कैसे सिलेक्ट होंगे या फिर कैसे वो आपका आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये एक्ट जो है इसने एक इनडायरेक्ट प्रोविजन किया था कि भाई जिन लोगों को आपको नॉन ऑफिशियल सीट्स पर सिलेक्ट करना है, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में करना हो चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में करना हो, उसके लिए आप इलेक्शन वगैरह करवाइएगा। यानी कि लोगों से आप फॉर्म वगैरह भरवा लीजिए, सेंट्रल का के लिए नॉमिनेट होना चाहते हैं या प्रोविंशियल के लिए होना चाहते हैं, उसके बाद में फिर उनका इलेक्शन वगैरह करवाया जाएगा। ये एक इनडायरेक्ट प्रोविजन रखा गया था। द एक्ट मेड a limited and indirect provision for the use of elections in filling up some of the non-official seats both in the central and the provincial legislative councils। यानी कि चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहे हो, प्रोविंशियल में जा रहे हो, कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स वगैरह के ऊपर जिन लड़कों को इलेक्ट किया जाएगा उसके लिए आप इलेक्शन वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करवा लीजिएगा। इसका एक इनडायरेक्ट प्रोविजन वगैरह रखा गया था। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहीं पर भी इलेक्शन शब्द जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसके चलते हम लोग ये कह सकें कि इलेक्शन वगैरह पहली बार हिंदुस्तान में इसने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा नहीं है। इसने एक इनडायरेक्ट प्रोविजन किया था जिसमें जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जा रही थी वो बेसिकली इलेक्शन की ही थी, मगर इलेक्शन शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था कहीं पर भी। इसकी जगह पे क्या बोला गया था, जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो था नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सर्टेन बॉडीज। इसको थोड़ा समझते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। अपन ने क्या देखा था कि कुछ लोग, आपके जो लोग वगैरह हैं, इनको नॉमिनेट वगैरह किया जा सकता है या फिर इनको इलेक्ट किया जा सकता है आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर की हैसियत में। कुछ लोगों को जो है आपके ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन वगैरह इनको जो है नॉमिनेट किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है वाइसरॉय और गवर्नर के द्वारा, और वो करने के लिए आपको रिकमेंडेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी इनकी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की और इन बाकी सारे लोगों की। अब ये रिकमेंडेशन अपनी मन मर्जी से ऐसे तो दे नहीं देंगे, ये रिकमेंडेशन देंगे उसके पहले आपको कुछ सर्टेन प्रोविजंस वगैरह रखवाए गए कि जो लड़के इंटरेस्टेड हैं जाने में, उनको जो है आपका किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद में फिर उनको जो है आप किस तरह से इलेक्ट वगैरह करोगे। तो यहां पर एक तरीके का एक इनडायरेक्ट प्रोविजन डाला जरूर गया था इलेक्शन का, मगर इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था कि आप ये जो लड़कों ने फॉर्म भरा इनमें से वोटिंग करवा के फिर किसी एक को चुनोगे, ऐसा कुछ ये और इसको इलेक्शन बोला जाएगा, ऐसी कोई बात यहां पे की नहीं गई थी। तो इलेक्शन का इनडायरेक्ट प्रोविजन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जरूर देखने को मिलता है, मगर इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल कहीं पर नहीं किया गया था। उसकी जगह पर बोला क्या गया था, नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज, यानी कि सर्टेन बॉडीज वगैरह अपने में से कुछ लड़कों को में से इलेक्शन की प्रक्रिया करवाएंगी और उसमें से किसी को सिलेक्ट कर लेंगी। हालांकि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई है उसके लिए ऑफिशियली आप इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे और उसके बाद में उसके नाम को आप मनोनीत कर दोगे आगे, और आपने बोला क्या है, ये पूरी की पूरी चीज कहलाएगी नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ने इनडायरेक्टली इलेक्शन का इस्तेमाल जरूर किया है, मगर इलेक्शन वर्ड का कहीं पर जिक्र इसमें देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, कहीं ना कहीं इससे हमको ये पता चलता है कि धीरे धीरे ही सही हिंदुस्तान जो है अब कहीं ना कहीं इलेक्शंस वगैरह की तरफ में जा रहा है। और जो आज इलेक्शंस हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं, वक्त वक्त पे इलेक्शंस होते रहते हैं, चाहे सेंट्रल के हों या आपका स्टेट्स के हों, मगर ये इलेक्शंस होते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक इनडायरेक्ट शुरुआत आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि पहली बार इनडायरेक्टली जो है कौन से एक्ट ने इलेक्शंस वगैरह का जो है प्रावधान किया था, हालांकि डायरेक्टली इलेक्शन को मेंशन नहीं किया था, तो याद रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने। अब डायरेक्ट इलेक्शन कौन से एक्ट से शुरू हुए थे उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इनफैक्ट ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का ज्यादा प्रचलित या फिर ज्यादा फेमस नाम है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ही है। आपने भी हिस्ट्री की क्लासेस में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का जिक्र पढ़ा होगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हिस्टोरिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया था, एक ऐसा बीज पड़ा था यहाँ से जो जिसके चलते हिंदुस्तान का बाद में बंटवारा हो गया, या फिर हिंदुस्तान के बंटवारे में जिस पर्टिकुलर फीचर या जिस चीज का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में तो बात करेंगे। मगर अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी मेकिंग की जर्नी की बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के कुछ फीचर्स का, कुछ प्रोविजंस का बड़ा गहरा असर हमको देखने के लिए मिलता है। इसलिए हिस्टोरिकली तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है ही, हिस्ट्री में भी यहां से सवाल पूछे जाते ही हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो भी यहां से काफी सारे सवाल वगैरह बनते हैं। तो याद रखना है अपने को, इंडियन काउंसिल एक्ट
एक्ट 1909, जिसका एक और नाम है, ज्यादा प्रचलित नाम है, ज्यादा फेमस नाम है, और वो क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा क्यों जाता था, उसकी वजह यह है कि जो दो बड़े अफसर जिनकी निगरानी में इस कानून को बनाया गया था, उसमें से एक थे आपके लॉर्ड मॉर्ले, जो उस वक्त भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 1858 में ये पोस्ट वगैरह बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 की मदद से। और दूसरे आपके जो लॉर्ड मिंटो थे, ये भाई कौन थे, ये उस वक्त में भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। तो इन दोनों की लीडरशिप में, इन दोनों के टाइम पीरियड में ये बनाया गया था, इनकी देखरेख में, इसलिए इसका नाम जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पड़ा है। ये हैं आपके सर जॉन मॉर्ले और ये हैं आपके वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। इन दोनों की लीडरशिप में या फिर इन दोनों के देखरेख में ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बनकर तैयार हुआ है। और क्योंकि इसने काफी सारे प्रावधानों में सुधार करने के लिए किया है या फिर कोशिश करी है, इसलिए इसके लिए रिफॉर्म शब्द का भी इस्तेमाल होता है। चलें अब इसके फीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला फीचर है, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। इसने क्या किया, सबसे पहले आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके जो साइज हैं उसको इंक्रीज किया। अब साइज इंक्रीज करने से यह मतलब नहीं है कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बिल्डिंग बड़ी कर दी। इसका मतलब यह होता है कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी आपकी, उनकी मेंबरशिप को इंक्रीज कर दिया। पहले वहां पर अगर 100 लोग बैठते थे तो 100 की जगह 150 बैठवा दिया, या 150 बैठते थे तो उसकी जगह फिर आपने 160, 170, 200 करवा दिया। जो भी है, पॉइंट यह है कि आपने नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं आपकी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उसमें इंक्रीज किए हैं। तो पहली चीज जो याद रखनी है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, चाहे सेंट्रल के लेवल पर हो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या प्रांतों के या प्रोविंसेस के लेवल पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उनका जो मेंबरशिप है, उनके जो नंबर्स हैं, उनको इंक्रीज किया था। आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो इसकी मेंबरशिप कितनी कर दी थी, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी थी। हमने देखा था कि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें मेंबरशिप को बढ़ाया गया था सेंट्रल के लेवल पर भी और थोड़ा बहुत प्रोविंसेस के लेवल पर भी। मगर फिर भी देखने वाली बात है, 1892 में जो भी थोड़ा बहुत नंबर्स बढ़ाए गए थे, उसके बाद में टोटल मेंबरशिप आपकी 16 थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वहां से बढ़ाकर इसको फिर जो है 60 किया गया सेंट्रल लेवल पे। और अगर आप बात करेंगे प्रोविंशियल लेवल पर, तो प्रोविंशियल लेवल पर आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो बंगाल की थी, या फिर जो आपकी मद्रास की थी, या जो बॉम्बे की थी, पंजाब की थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटें थी। तो अकॉर्डिंगली वहां पर भी फिर जो इंक्रीज वगैरह आया वो अलग अलग आया। बंगाल की कुछ ज्यादा सीटें बढ़ गई, पंजाब की शायद उतनी ना बढ़ी हो, मद्रास की जितनी बढ़ी हो शायद उतनी बॉम्बे की ना बढ़ी हो। तो आपने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनकी भी सीटें बढ़ाई, उनकी भी मेंबरशिप बढ़ाई, मगर उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि सबकी बराबर बराबर सीटें बढ़ाई हैं। अलग अलग प्रांत की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी जो काउंसिल्स वगैरह थी, उनकी जो सीटें वगैरह हैं, आपने अलग अलग संख्या में, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग प्रपोर्शन में आपने बढ़ाई थी। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह जो हैं सेंटर के लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर दोनों पे आपने मेंबरशिप को इंक्रीज किया था। आगे, it retained official majority in the central council but allowed the provincial legislative councils to have a non-official majority। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां से अपन लोग इसको थोड़ा सा अपन लोग डिटेल में समझते हैं। हमने क्या देखा कि 60 लोग आपकी जो संख्या थी पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो कितनी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स की संख्या है वो पहले 16 थी, और 16 से बढ़ाकर आपने संख्या कितनी कर दी है मेंबर्स की, आपने कर दी है 60। मतलब ये है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास होने के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 लड़के या 60 मेंबर्स होंगे। ठीक, अब इन्होंने यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग खेल खेला। इन्होंने ये बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें हालांकि हमने आपके जो मेंबर्स उनकी संख्या को हमने बढ़ाया है, मगर अभी भी मेजॉरिटी जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स की है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं, जो सरकारी मुलाजमत करते हो, जो सरकारी नौकरी में हो, जो सरकार के बंदे हो, सरकार के नुमाइंदे हो, और उनको फिर जो है सरकार वहां पे लाके बोल दे कि आपसे तुम्हारी जो सरकारी नौकरी है उसका एक हिस्सा ये भी है कि तुम इसके मेंबर बन गए हो, तो यहां पर जाके बैठो, ठीक है, और यहां पे जो भी फिर आपके फंक्शन वगैरह करने हैं उनको परफॉर्म करो और सरकार का पक्ष रखो। इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले जो लोग होते हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स कहलाते हैं। और वो जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे डायरेक्टली चुनकर आए, चाहे इनडायरेक्टली चुनकर आए, चाहे नॉमिनेट होकर आए, मगर जनता की बात करते हैं, वो कहलाते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सरकारी मेंबर्स को अगर यहां से हटाया भी जाएगा तो वो सरकारी नौकरी में किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का टर्म खत्म हो गया तो उनको फिर से इलेक्ट होकर जो है वापस आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एक अपना टर्म खत्म होने के बाद में मेंबर नहीं रह जाएंगे। ये जो है व्यवस्था है। अब यहां पर आपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी, मगर अभी भी आपने इसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन करके रखी है। ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है कि कम से कम आपके 30 बंदे जो हैं इन 60 में से, 30 मेंबर्स कम से कम, हालांकि इससे ज्यादा ही थे, मगर कम से कम जो 30 मेंबर्स हैं वो आपके अभी भी सरकारी ऑफिशियल्स ही रहने वाले हैं, सरकारी मुलाजिम ही रहने वाले हैं, ताकि किसी भी हालत में जो है आप मेजॉरिटी जो है आपके हाथ में ना आए। इनफैक्ट
मेजॉरिटी के लिए तो आपको कम से कम 31 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। 60 में से कुल मिला के आपके 31 मेंबर जो हैं कम से कम जो हैं आपके 31 मेंबर जो हैं कम से कम आपके सरकारी मुलाजिम रहेंगे। होंगे इससे ज्यादा ही ऑब्वियस सी बात है, मगर कम से कम इतने जो मेंबर्स थे सरकारी मुलाजिम या फिर ऑफिशियल मेंबर्स रखे जाएंगे ताकि सरकार की जो है मेजॉरिटी बनी रहे और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सरकार अभी भी अपने मन से जो करना चाहती थी वो कर सके। हालांकि यहां पर अभी तक जनता का जो है दबाव बढ़ने लगा था। 1909 के पहले पहले आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हो चुका था। कांग्रेस ने अभी तक अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी थी। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हो गया था और पहली बार हिंदुस्तानियों ने 1857 के बाद में जो है अंग्रेज सरकार का इतने बड़े लेवल पर मुखर होकर विरोध किया था जब बंगाल का पार्टीशन 1905 में करवाया था लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद से अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि हिंदुस्तानी जो है अब एकदम से अपने कंट्रोल में नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं इसके पीछे अंग्रेजों का भी एक योगदान है। योगदान ऐसे इन भाई लोगों ने जो अंग्रेजी स्कूल खोले थे और जो अपना लिटरेचर और साइंस और सारी चीजें हमें पढ़ाना शुरू करी थी, इनका ख्याल ये था कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे और बाबू वगैरह बन जाएंगे और इनकी मुलाजमत करेंगे, यस सर और यस मैम करते रहेंगे। हिंदुस्तानियों को इस एक चीज के लिए बधाई दुनिया जहां को देनी चाहिए कि हमें पढ़ने लिखने का शौक है। तो जिन लोगों को इन्होंने समझा था कि थोड़ा बहुत नॉलेज वॉलेज देकर इनसे बाबूगिरी करवाई जाएगी, उनमें से कई लोग जो है वो ज्यादा पढ़ लिख गए, ज्यादा निकल गए। कुछ लंदन चले गए पढ़ने, कोई कहीं चला गया और लोगों के खुल गए दिमाग। उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या चालें खेल रहे हैं। तो उसके बाद में उनमें से जो कई सारे लोग उठे, खासतौर पर मिडिल क्लास में से, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इस तरीके के लोग जो उठे, उन्होंने फिर अंग्रेजों का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते फिर बंगाल के पार्टीशन के विरोध में इतना बड़ा जो है मूवमेंट बनकर खड़ा हुआ जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। और साथ ही साथ इन लोगों ने जो है फिर बड़े काफी सारी जगहों से जो है आपका मोटिवेशन लेकर अलग अलग तरीके के नारे देना शुरू कर दिए। जैसे आपका अमेरिकन सिविल वॉर जब चला था उसके पहले पहले एक नारा आया था, नो आपका टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यही नारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लोगों ने मारना शुरू कर दिया और इस तरीके की चीजें करने लगी। तो अंग्रेजों को समझ में आ गया कि हिंदुस्तानियों को और ज्यादा लंबे वक्त तक जो है हम लोग आपका दूर नहीं रख सकते शासन प्रशासन की पूरी कार्य प्रणाली से, इनको और ज्यादा जो है अब हमको कंसेशन देना पड़ेंगे। तो ये एक बात तो ये लोग खैर अपने अपने मन की कर गए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन भाई लोगों ने ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन रखी। यहां पे अभी भी सरकारी मुलाजमत करने वालों की संख्या को ज्यादा रखा ताकि इनकी चल सके, मगर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इनको अलाउ करना पड़ा नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी की। अगर वो चाहें तो वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी ले सकते हैं। मतलब ये कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफिशियल मेंबर से ज्यादा हो सकते हैं। समझते हैं, लेट्स से कि बंगाल की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि बंगाल की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में लेट्स से 100 मेंबर्स हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट पास होने के बाद में यह प्रावधान कर दिया गया कि इसमें से कम 51 जो है, मेजॉरिटी के लिए 51 चाहिए, इसमें से कम 51 जो है वो नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में वोट वगैरह पढ़ेंगे तो हो सकता, और सरकार के विरोध में भी अगर वोट पढ़ेंगे तो भी वहां पर वो प्रस्ताव पास हो सकता है, चाहे सरकार को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आ गई है। तो कई आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऐसी थी जिसमें इन लोगों ने नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलाउ करी। हालांकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने ऑफिशियल मेजॉरिटी को रिटेन रखा, इस बात को अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद इट इनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल, यानी कि काउंसिल्स वगैरह जो काम वगैरह करती थी, जो फंक्शन वगैरह करती थी कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उन फंक्शंस को आपने बढ़ा दिया, इनको और ज्यादा जो है पावर्स वगैरह दे दी गई। इनकी डेलिबरेटिव फंक्शंस जो है, किसी चीज के ऊपर विचार और मंत्रणा करने की जो इनकी पावर्स हैं, इनको बढ़ा दिया गया और दोनों लेवल पर बढ़ाया गया। सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी डेलिबरेटिव फंक्शंस को या मंत्रणा करने के फंक्शंस को बढ़ाया गया, और आपके जो प्रोविंशियल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उस पर भी जो है इनको बढ़ा दिया गया। तो दोनों लेवल पर आपको दिखता है कि डेलिबरेटिव फंक्शंस वगैरह जो है इनको इंक्रीज कर दिया गया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सब जैसे कि पहले आप जो है अगर कोई बजट वगैरह आता है या सरकार कोई काम करती है तो मेंबर्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के पहले या मॉडल रिफॉर्म्स के पहले उसके ऊपर सवाल जवाब एज सच नहीं कर सकते थे। एक बार आपने क्वेश्चन पूछा और आपको उसका एक जवाब मिल गया तो उसके ऊपर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वगैरह आप नहीं पूछ सकते थे। मगर अब जो है आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह पूछने का मौका मिलने लगा। अब आप रिजोल्यूशन या फिर संकल्प पत्र जो है वो लेकर आने लगे, और साथ ही साथ जो है बजट वगैरह के ऊपर अब ज्यादा अच्छे से सवाल वगैरह पूछे जाने लगे, ज्यादा अच्छे से जो है सवाल जवाब किए जाने लगे, सरकार को जवाबदेह बनाया जाने लगा। एक तो रिजोल्यूशन ला के उसके ऊपर, और इसके अलावा जो है और भी तरीकों से। रिजोल्यूशन टेक्निकली क्या होते हैं हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, तब ये लाइन ज्यादा क्लियर होगी। फिलहाल इतना समझिए
सर आप प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एक चीज कर सकते थे जिसको रिजोल्यूशन बोला जाता था, बजट से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, और उसके चलते सरकार ज्यादा जवाबदेह हो जाती थी। और ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में इसको हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब पार्लियामेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना। तो ये सारी चीजें कर 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 कुल मिला के नकेल जो है सरकार के ऊपर कुछ जगहों पर ही सही कसना शुरू हुई थी जनता के द्वारा, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब अब इस एक्ट का वो पार्ट जिसके चलते जो है हिंदुस्तान के नुकसान होना शुरू हुए, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मगर उसके पहले इसके जो दूसरे प्रावधान वगैरह हैं वो भी देख लेंगे कि इसने और इंडियंस के साथ में क्या भला किया क्या नहीं किया, और उसके बाद में फिर वो प्रावधान जिसके चलते हिंदुस्तान का अल्टीमेटली बंटवारा हुआ। तो इट प्रोवाइडेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड द गवर्नर्स, यानी कि पहली बार इस एक्ट ने एक चीज करी कि भाई वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हिंदुस्तानियों को शामिल किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसमें भी जो है हम लोग आपका इंडियंस को शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। इसके पहले वाइसरॉय की जो काउंसिल चल रही थी, या वाइसरॉय के पहले जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, उसमें लेजिस्लेटिव मेंबर्स के तौर पर तो इंडियंस को शामिल किया गया था, यानी कि कानून बनाने संबंधी जो काम वगैरह हैं उसको करने के लिए तो हिंदुस्तानियों को कुछ हद तक शामिल किया गया था और उनको लेजिस्लेटिव काउंसलर्स या काउंसिलर्स बोला जाता था। मगर पहली बार वो कानून बनाने के बाद में अगर उनको लागू करवाना है, या वाइसरॉय ने और उनकी काउंसिल ने बैठकर कोई फैसला वगैरह किया है और उस फैसले को ग्राउंड पे लागू करवाना है, तो वो लागू करवाने की जो जिम्मेदारी आपके प्रशासन की होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था सारी देखती है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है आज की तारीख में, यानी कि 1909 की बात की जाए तब तक, आपका मॉडलेमेंटो रिफॉर्म आने तक, किसी हिंदुस्तानी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल नहीं किया गया था। एक तो आपका सेंट्रल लेवल पर वाइसरॉय की, और इसी तरीके से अगर आप प्रोविंशियल लेवल पर बात करोगे तो गवर्नर साहब की जो गवर्नर्स हैं उनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में किसी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के तौर पर रख लिया हो एक अलग बात है, मगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले के रूप में शामिल नहीं किया गया था। पहली बार इस एक्ट ने यह बोला कि भाई हिंदुस्तानियों को भी जो है एसोसिएट करो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के साथ में, चाहे आपके वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो चाहे गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर इसके चलते अब हिंदुस्तानियों को भी जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया जाने लगा। दूसरे शब्दों में मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं, वाइसरॉय की जो आपके वाइसरॉय जो साहब थे, वाइसरॉय की जो सरकार थी या वाइसरॉय की मदद से जो सरकार चल रही थी, इंडियन गवर्नमेंट जो चल रही थी, उसमें पहली बार हिंदुस्तानियों को शामिल किया जाने लगा। ये उसी तरह से है जैसे प्राइम मिनिस्टर अब अपने मंत्रालय में मंत्रियों के रूप में हिंदुस्तानियों को लेने लगा, लगभग कुछ इसी तरीके की बात है। चलें, अब पहले हिंदुस्तानी जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करते हैं उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है, इनकी फोटोग्राफ भी मैंने लगाई है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब जो थे, ये पहले हिंदुस्तानी थे जिसको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, और ये लॉ मेंबर के तौर पर शामिल हुए थे। याद रखिएगा, ये लॉ मेंबर के तौर पर शामिल हुए थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले आपके हिंदुस्तानी हैं जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय की आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको शामिल किया गया था। अब ये तो वो पॉइंट हुआ। अब यहां से वो पॉइंट जिसके चलते हिंदुस्तान का नुकसान मॉडलेमेंटो रिफॉर्म ने किया है। पहली बार हिंदुस्तान में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो शुरू किया गया था। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि इसने मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत करी, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है उसको एक्सेप्ट कर। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में एक ये जगह है और यहां पर आपका इलेक्शन वगैरह करवाया जाना है, ठीक है। अब यहां पर लेट से 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से लेट से यहां पर 50 या 60 लोग जो हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं। 50 या 60 लोग जो हैं आपका एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसको हम लोगों ने बोल दिया कम्युनिटी नंबर ए, और 40 लोग जो है वो कम्युनिटी नंबर बी से बिलोंग करते हैं। अब ये जो कम्युनिटी नंबर ए है वो यहां पर तो खैर ठीक ठाक नंबर्स में है, यानी कि 60 लोग हैं, मतलब यहां पे लगभग मेजॉरिटी में दिख रही है। मगर ओवरऑल इस पूरे देश की बात की जाए, जिस देश का ये छोटा सा इलाका जहां पे भी इलेक्शन होने हैं ये हिस्सा है, वहां पर अगर कम्युनिटी ए जो है वो माइनॉरिटी में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मगर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक देश है वहां पर कम्युनिटी ए जो है वो माइनॉरिटी है और कम्युनिटी बी जो है वो मेजॉरिटी है, ठीक है। मगर इस देश में एक जगह पे इलेक्शन करवाना है, चाहे आप उसका वहां पे सेंटर का इलेक्शन करवा रहे हो चाहे स्टेट का इलेक्शन करवा रहे हो, उसके लिए आपने एक आपका चुनाव क्षेत्र जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब इस चुनाव क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 60 लोग जो हैं वो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, यानी कि वो कम्युनिटी जो पूरे देश में माइनॉरिटी में है वो यहां पर मेजॉरिटी में है। और 40 लोग जो हैं वो आपकी 40 लोग जो हैं वो कम्युनिटी बी से हैं।
जो पूरे देश में तो मेजॉरिटी में है मगर यहां पे माइनॉरिटी में। अब अगर आपने ये बोला कि भाई ये जो इलाका है वो सेपरेट इलेक्ट्रेट है कम्युनिटी ए का, जब आपने ये कह दिया कि ये जो इलाका है वो आपका कम्युनिटी ए का सेपरेट इलेक्ट्रेट है, तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि यहां पर जब इलेक्शंस होंगे तब यहां से जो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है वो सिर्फ आपका पहली कम्युनिटी ए का बंदा खड़ा हो सकता है, और इसी तरीके से जो यहां पर वोट डालने का अधिकार है वो भी सिर्फ आपकी कम्युनिटी ए के बंदों को मिलेगा। कम्युनिटी बी का लड़का ना तो यहां पर खड़ा हो सकता है और ना यहां पर वोट डाल सकता है। तो ये जो व्यवस्था है या फिर ये जो सिस्टम है वो कहलाएगा कम्युनिटी ए का सेपरेट इलेक्ट्रेट। अब अगर यही चीज हमने कम्युनिटी बी के साथ में कर दी तो ये कहलाएगा कम्युनिटी बी का सेपरेट इलेक्ट्रेट। इस बात को समझना जरूरी है, इसके चलते फिर क्योंकि बहुत नुकसान हिंदुस्तान का हो गया था, वैमनस्य वगैरह जो है इसके चलते फिर काफी ज्यादा बढ़ा था। क्या हुआ है सेपरेट इलेक्ट्रेट में, सपोज कर ले एक जगह है, एक यहां पर इलेक्शन होना है, दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये आपका कम्युनिटी ए है, ये आपका कम्युनिटी बी है। अगर इसके 60 लोग हैं और इसके आपके 60 लोग हैं और इसके आपके 40 लोग हैं। अब अगर मैंने ये बोल दिया कि ये जो जगह है आपका कम्युनिटी ए का सेपरेट इलेक्ट्रेट है, मतलब इन 60 लोगों को ही यहां पे वोट डालने का अधिकार है और इसी कम्युनिटी का कोई बंदा जो है इसमें खड़ा हो सकता है, ना ये कम्युनिटी के लोग वोट डाल सकते हैं ना इसके लोग जो है खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है इसको सेपरेट इलेक्ट्रेट कहा जाता है। अब ये आज की तारीख में 1909 में ये चीज लाई गई थी। 1909 से आपका 2009 और 2009 से भी आपके 10, 11, 12 साल ज्यादा ही हो चुके हैं, तो ये 100 साल 110 साल पहले की व्यवस्था है। अब मैं मानता हूं ये चीज जो है बड़ी नाजायज लगती है यहां से देखने में, बहुत ज्यादा ये आपको एक बेकार किस्म का सिस्टम समझ में आता है, मगर ये उस वक्त लागू किया गया था। अब इसके पीछे जो भी लॉजिक थे, जो भी परिस्थितियां थी, वो इतिहास में हमने पढ़ रखा है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। मगर हाँ, ये चीज जरूर है कि ये बहुत इलॉजिकल और बेवकूफी भरी बात आज की तारीख में 2022 या 2023 में आपको समझ में आती है। मगर पॉइंट यह है कि ये चीज जो है अगर आप उस वक्त या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में देखोगे तो इसमें कुछ लोगों को सेंस लग रहा था, तो इसकी डिमांड उठ रही थी। अल्टीमेटली मॉडलियामेंटो रिफॉर्म्स ने हिंदुस्तान के बंटवारे की नींव यहां से डाल दी, या हिंदुस्तान के बंटवारे के बीज जो हैं यहां से डाल दिए, सेपरेट इलेक्ट्रेट की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर और यहां से जो आपके मुस्लिम्स वगैरह थे उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, भारत में पहली बार सांप्रदायिक तौर पर रिलीजन के आधार पर आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी शुरुआत हुई। तो यहां ये आपका पूरा का पूरा जो है मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब क्या, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए लाया गया था, तो जिन जिन इलाकों को मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्ट्रेट डिक्लेयर किया गया वहां से सिर्फ आपके मुस्लिम मेंबर्स ही इलेक्ट हो सकते थे और उन इलाकों के जो मुस्लिम वोटर्स हैं सिर्फ उन्हीं के द्वारा इलेक्ट हो सकते थे, ना किसी दूसरी कम्युनिटी का मेंबर खड़ा हो सकता था, ना किसी दूसरी कम्युनिटी का मेंबर यहां पे वोट डाल सकता था। यह मॉडलियामेंटो रिफॉर्म ने शुरू कर दिया। आगे इसने और ज्यादा तमाशे मचाया, उसके बारे में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 में भी हम लोग पढ़ेंगे। मगर वो जो सेपरेट इलेक्ट्रेट है जिसके चलते आपका पार्टीशन हुआ है अल्टीमेटली, या उसके बहुत बड़े फैक्टर्स में से एक माना जाता है पार्टीशन की सेपरेट इलेक्ट्रेट, वो उसकी शुरुआत मॉडलियामेंटो रिफॉर्म से हुई थी। इसी के चलते ये एक्ट जो है इसको कई बार इस तरह से भी कहा जाता है कि इसने सांप्रदायिकता को लीगलाइज कर दिया। जब आप रिलीजन के बेसिस पर किसी बंदे को ये बोल रहे हो कि तुम इलेक्शन में कहां से खड़े हो सकते हो और कहां से खड़े नहीं हो सकते, और रिलीजन के बेसिस पर बोल रहे हो कि कौन सी कम्युनिटी वोट डाल सकती है और कौन सी कम्युनिटी वोट नहीं डाल सकती, और तुम कानून पास कर रहे हो उस चीज के लिए, तो इसका मतलब आपने एक तरीके से सांप्रदायिकता को जो है कानूनी, आपने उसको कानूनी रूप दे दिया या फिर आपने उसको लीगलाइज कर दिया है। तो ये जो एक्ट है मॉडलियामेंटो रिफॉर्म, इसने बहुत बड़ा जो नुकसान हिंदुस्तान का किया वो ये किया था कि इसने कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को लीगलाइज कर दिया। और इसी के चलते इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, और वो ये है कि लॉर्ड मिंटो जो है इसी तमाशे के चलते बाद में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट कहलाए थे, यानी कि सांप्रदायिक तौर पर जो इलेक्शन की व्यवस्था हमारे देश में पड़ गई थी 1947 के पहले, उसके जनक या फिर उसके पिता के तौर पर लॉर्ड मिंटो को जो है जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को इसलिए क्योंकि उस वक्त में वाइसरॉय हुआ करते थे, और इसके अलावा इनके पास पहले इस सारी चीज की डिमांड वगैरह गई थी शिमला डेप्यूटेशन वगैरह के फॉर्म में, हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके चलते भी जो है और इन्होंने जो है अल्टीमेटली उसका सैंक्शन दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट कहा जाता है। सवाल याद रखिएगा कि कौन कहलाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, तो उस भाई का नाम है लॉर्ड मिंटो। चलें जी, अब इसके आगे इन्होंने एक चीज की थी, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। यानी कि इसके अलावा एक तो आप कम्युनल तौर पर जो है अब इलेक्शन वगैरह करवाओगे कुछ जगहों पर, कुछ सेपरेट इलेक्ट्रेट वगैरह बना के, इसके अलावा कुछ ऐसे आपकी संस्थाएं वगैरह भी थी जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज के मेंबर्स हो सकते थे, मगर वो संस्थाएं एक यूनिट के तौर पर काम करती थी, आपने उनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया। सबसे पहले आपके जमींदार जो थे उनको आपने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया, यूनिवर्सिटीज वगैरह जो थी उनको आपने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया,
चेंबर ऑफ कॉमर्स जो थे, अलग अलग तरीके के व्यापार करने वालों के अपने जो समूह बने हुए थे उनको आपने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया, और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन जो हुआ करती थी इनको जो है आपने, आपकी जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज में जो कॉर्पोरेशन वगैरह चल रही थी उनको भी जो है आपने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपका एक कम्युनिटी को नहीं मिला, इसके अलावा और भी जो है दूसरे दूसरे आपके संस्थाओं को भी जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में, या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हमको होती हुई समझ में आती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने जो इंडियन काउंसिल एक्ट्स आपके देश में पास हुए थे अलग अलग, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर खत्म करी है। डिटेल में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी सवाल वगैरह आए तो फिर आप लोगों से करते बने और आप लोग उसका जवाब दे पाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा उसमें हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात करना है, जो आपका मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 के बाद में पास हुए थे। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और लास्ट में अपना जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। ये तीन एक्ट जो है अब हमको डिटेल में पढ़ने हैं, मगर वो सारी की सारी बातचीत हम लोग इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मगर समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन का जो हमारा चैनल है इसके साथ में जुड़े, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और दूसरे जो लोग हैं जिनको जरूरत है, जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं और जो एक इस तरीके की मीडियम की तलाश में है जहां पर उनको सारा गाइडेंस वगैरह मिले, एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड वगैरह किया जाए, इसके बारे में बताएं। जितना हो सके इसका उतना ज्यादा प्रचार प्रसार करें और खुद भी इससे जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाएं। यहां पर आपके जितने भी वेरियस गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे सेंटर के लेवल पर होते हैं चाहे स्टेट के लेवल पर होते हैं, बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी और जितने भी आपके दूसरे एग्जामिनेशंस हैं, उन सब के लिए जो है आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। ये हमारा वचन है, ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारा कमिटमेंट है कि आप लोगों से कभी किसी भी तरीके का कोई भी पैसा, एक पैसा भी जो है आप लोगों से चार्ज नहीं किया जाएगा, आपसे किसी तरीके की कोई फीस नहीं ली जाएगी, मगर क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट के साथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपके पास में बेहतर से बेहतर, आला से आला क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट अलग अलग एग्जामिनेशंस का मैग्नेट ब्रेन्स के कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पर आता रहेगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको लगातार ये प्रोवाइड कराता रहेगा, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है आप लोग अपने करियर्स बनाएं, भविष्य बनाएं, अच्छे पदों पर पहुंचे, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा पाएं, मगर साथ ही साथ देश की तरक्की और उन्नति में भी आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है, हिंदुस्तान की सदी है, और इसमें इंडिया अपना मार्क बनाएगा, इसमें आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।